everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing amazing, all of you are doing great. I am great as well. I am Nanni, your educator and mentor at Learn Karo. We are starting with Unit 6, which is Legal Services. Legal Services in India की बात करेंगे, कैसे क्या दी जाती हैं लीगल सर्विसेज, क्या फ्री लीगल एड भी मिलती है लोगों को, क्या क्राइटेरिया है, व्हाट इज लोक अदालत बहुत इंपॉर्टेंट है. इन सब चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे. दिस इज पार्ट 1. देयर आर 3 पार्ट्स टू दिस वीडियो. ऑलराइट, ऑल्सो वन मोर थिंग, देयर इज अ लॉट टू लर्न इन दिस चैप्टर. थोड़ा आपको लर्न करना पड़ेगा. मैं यहाँ पे आपके साथ लर्न तो करूंगी, बट आई ऑल्सो राइट एल वाई यू हैव टू वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन सो एज टू लर्न. उस चीज को लर्न करना पड़ेगा. विल ऑल्सो कम विद क्वेश्चंस, in particular NCERT questions cover करेंगे. Why? Because we are concentrating upon NCERT and all the questions that have come in the past year are from NCERT और NCERT based answers ही हमें frame करने हैं. उन questions को भी हम cover definitely करने वाले हैं, जल्दी cover करेंगे उन questions को भी. One more thing I have to say, यार थोड़ा याद करते जाओ मेरे साथ. It will be easier for you. बोर्ड्स में आपको दिक्कत नहीं होगी. Our current aim is बोर्ड्स 2021 पे हम concentrate कर रहे हैं. Alright, चलो ठीक है, तो फिर अभी स्टार्ट करते हैं. Let's begin. Alright, तो देखते हैं ये पार्ट 1 है. स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 1 के साथ. सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं फ्री लीगल एड अंडर क्रिमिनल लॉ. देखो आपकी बुक में जो टॉपिक्स कट हैं वो अभी हम टच नहीं कर रहे हैं. Our main concentration is boards 2021. We are not focusing upon the topics that are cut. CBSE ने clearly mention कर दिया है these topics are to be removed for now because of this coronavirus pandemic, and we are concentrating upon the topics that have not been cut और उनको डिटेल में हम बात करेंगे और उनको साथ साथ याद भी करेंगे. Alright, तो चलो शुरू करते हैं. Section 341 of CRPC Code of Criminal Procedure. पहले क्या होता था, 1898 का वो है CRPCs of the year 1898 provided that if a man was charged with an offence punishable with death, the court could provide him a counsel. Counsel मतलब एक lawyer provide करते जाता था, but उसकी request पे कि that I needed a lawyer, मुझे lawyer चाहिए. This was subjected to a twisted interpretation by a Supreme Court. Supreme Court क्या कहता था? फॉर इंस्टेंस किसी इंसान को डेथ पेनल्टी मिलने वाली है, उसको कैपिटल पनिशमेंट ग्रांट कर दिया कोर्ट ने, और वो इंसान इतना पुअर है कि वो एक लॉयर अपॉइंट नहीं कर सकता, वो लॉयर की फी नहीं दे सकता, तो उसके कहने पर, उसकी रिक्वेस्ट पर एक काउंसिल उसको दे दिया जाता था. मतलब काउंसिल मतलब लॉयर हियर, लॉयर उसको उसकी रिक्वेस्ट पे दे दिया जाता था. दिस वाज सब्जेक्टेड टू अ ट्विस्टेड इंटरप्रिटेशन. सुप्रीम कोर्ट ना बहुत ही विटी है, बहुत क्लेवर है in a sense that वो बहुत अलग से इंटरप्रेट करता था इस चीज को by classifying it as a privilege. वो कहता था अगर तुम्हें मैं काउंसिल प्रोवाइड करूँ ना तो तुम बहुत ज्यादा privileged हो, मतलब मैं तुम्हारे पे एक एहसान कर रहा हूँ. this is more of a privilege to you. मेरी ड्यूटी नहीं है प्रोवाइड करना. I am giving it to you as a privilege rather than the duty of a magistrate in तारा सिंह वर्सेस स्टेट. 1951 का केस लॉ है. तारा सिंह वर्सेस स्टेट में उसने यही बोला दैट इट इज अ प्रिविलेज और मेरी ड्यूटी नहीं है. इट इज नॉट दैट आई एम सपोज्ड टू प्रोवाइड यू दिस, बट आई एम जस्ट गिविंग इट टू यू एज अ प्रिविलेज. तुम्हें एहसान रखना चाहिए कि मैं तुम्हें काउंसिल प्रोवाइड कर रहा हूँ. 1951 का केस है ये. फिर क्या हुआ? हाउएवर इंडिया इन CRPC 1973 क्या होता है, ये वॉल्यूम्स की बात है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 जैसे होती हैं. तो CRPC के एक वॉल्यूम में 1973 ईयर में उसने फैसिलिटेट किया स्टैट्यूटरी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ. स्टैट्यूटरी मतलब होता है जो भी कहा गया है, कोई भी लॉ पास हो रहा है, मतलब कोई एक्ट पास हो रहा है, which means कुछ भी there is a back of that act. Alright, for instance NHRC है या NCW है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये सब स्टैट्यूटरी बॉडी है. इनको क्रिएट करने से पहले एक एक्ट पास हुआ है लेजिस्लेचर में. Alright, it facilitated statutory implementation of free legal aid. Free legal aid provide हुई, that okay we'll give you a free legal aid. 1973 में हुआ. Subsequently, Section 3041, like we talked about, provides that in a trial before session judge कौन सा होता है? जो सिविल जज होता है. Alright, नहीं, सेशन जज सिविल जज नहीं होता है, डिस्ट्रिक्ट जज सिविल जज होता है. सेशन जज तो हमें पता है क्रिमिनल जज होता है. माय बैड,
मेरे को करेक्ट कर सकते हो इफ आई गेट रॉन्ग एनी टाइम। तो बट सेशन जज यहाँ पे क्रिमिनल जज होता है। इफ द अक्यूज हैज नॉट सफिशिएंट मींस टू एंगेज अ प्लीडर मींस अ लॉयर, अब हम सबको क्या बोलते हैं, एडवोकेट बोलते हैं। द कोर्ट शुड असाइन अ प्लीडर, प्लीडर मतलब लॉयर या एडवोकेट, फॉर हिज डिफेंस एट द एक्सपेंस ऑफ द स्टेट। तो ये जो आया था ना सीआरपीसी 1973 जो जब आया, तो उसने यही बोला, उसने एक स्टैट्यूटरी बात निकाली, फैसिलिटेटेड अ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट दैट अ पर्सन हु डज नॉट हैव द रिक्वायर्ड मींस, जिसके पास लॉयर, एक प्लीडर, एक काउंसिल अपॉइंट करने के पैसे नहीं है, सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू डू सो। ऑलराइट, ये बात समझ आई। मोर ओवर फ्री लीगल एड इज डीपीएसपी है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट 39A के अंदर आता है। फ्री लीगल एड देखो है तो नहीं है फंडामेंटल राइट, बट फ्री लीगल एड को करने के एक फंडामेंटल राइट भी माना जाता है अंडर आर्टिकल 21 दैट यू हैव राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है अंडर आर्टिकल 21 ना। तो ये 39A समवॉट एनफोर्सेबल है कि अगर आपको फ्री लीगल एड नहीं मिल रही है तो आपका राइट टू लाइफ इन्फ्रिंज हो रहा है। वैसे ऐसा है नहीं, बट एक्सप्लिसिटली 39A एक फंडामेंटल राइट नहीं है, बट इनडायरेक्टली अंडर आर्टिकल 21 यू कैन एनफोर्स दिस दैट आई वाज नॉट गिवन अ फ्री लीगल एड। तो यही बात आपको बता रही हूँ, अंडर आर्टिकल 39A which was inserted by the way of 42nd अमेंडमेंट 1976 का ईयर है, अभी हम आगे पढ़ेंगे भी उसको। फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जाती है टू पीपल ऑफ पुअरर सेक्शन, जो वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, मनी नहीं है टू अपॉइंट अ प्लीडर, अ काउंसिल, एन एडवोकेट, व्हाटएवर यू से। तो ये बात हमने देख ली। पहले 1898 में इसको एक प्रिविलेज माना जाता था दैट इफ वी आर गिविंग अ लॉयर टू यू, अ काउंसिल टू यू, इट इज मोर लाइक अ प्रिविलेज टू यू। बट 1973 में माना गया, it said that you are entitled to free legal aid in case you cannot appoint a lawyer on your own, an advocate on your own. If you don't have the required resources, the state is bound to give you with one. All right, ये बात क्लियर हुई, समझ आया? चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फिर टॉकिंग अबाउट लीगल एड अंडर बाय द स्टेट। अब लीगल एड आई कहाँ से, स्टेट ने कैसे से प्रोविजन बनाया। द 14th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, 14th रिपोर्ट, ये याद रखना कभी आ जाए 1 मार्क क्वेश्चन में, तो 14th रिपोर्ट थी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की। इट मूट मतलब होता है डिस्कस करना, एट लेंथ सोचना, ऑलराइट, डीपली थिंक करना। इट डिस्कस्ड, इट थॉट अबाउट द आइडिया ऑफ प्रोवाइडिंग फ्री लीगल एड टू द पुअर, ठीक है, जो गरीब है, बाय द स्टेट। व्हाई? क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं ना, वो लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं लॉयर की फीस। लॉयर डज नॉट चार्ज वेरी मिनिमल कि एक पूरा इंसान अफोर्ड कर सके। तो क्या होता है, स्टेट फ्री लीगल एड इसलिए प्रोवाइड करती है कि किसी के साथ भी अगर अन्याय हो रहा है, एनीबडी हु इज नॉट गेटिंग जस्टिस शुड हैव अ लॉयर टू डिफेंड दैट पर्सन, जिससे कि आज अगर मेरे पास पैसे नहीं भी हैं, मैं गरीब हूँ, तो क्या होता है, मेरे साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो मुझे ये पता है कि मेरी जस्टिस मेरे साथ, मेरा जुडिशरी मेरे साथ है। ऑलराइट, इफ गवर्नमेंट मिसबिहेव्स विद मी कि मैं सर्टेन कास्ट से हूँ, या मैं वुमन हूँ, मैं मैन नहीं हूँ, या फिर मैं पुअर हूँ, मैं वीकर सेक्शन से बिलोंग करती हूँ, सो ऑन एंड सो फोर्थ, मेरे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो मुझे पता है मेरे साथ कौन खड़ा हुआ है, मुझे पता है मेरे साथ the judiciary sector is with me, it will give me a free lawyer, मेरे को एक लॉयर की सर्विसेज प्रोवाइड करी जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि मैं एक बैकवर्ड कम्युनिटी से हूँ तो मुझे कोई सर्विसेज नहीं मिलेंगी, मैं पिछड़ जाऊंगी, मेरे को एक्सप्लॉइट कर दिया जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। नहीं, तो जुडिशरी यही कंफर्म करता है, इट मेक श्योर दैट यू गेट द सर्टेन राइट, यू गेट सर्टेन जस्टिस, और सब लोग उसके लिए बराबर है। जो इंसान रिच है अगर वो लॉयर अपॉइंट कर सकता है, तो जो इंसान पुअर है उसको भी लॉयर मिलेगा। और वो लॉयर, आपको पता है, कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होता है, उसके पास एक्सपर्टीज होती है, इंटेग्रिटी, सब कुछ होता है, एबिलिटी होती है। कोई ऐसा ही चलता फिरता लॉयर नहीं आपको दे देते हैं। ऑलराइट, बहुत ही वेल नोन कह लो या क्या भी कह लो, बहुत अच्छा लॉयर होता है, पढ़ेंगे उसके बारे में। Of idea of providing free legal aid to the poor by the state, it is a matter of state देता है एक free legal lawyer। फिर the report, which report are we talking about? We are talking about the 14th report, highlighted the responsibility of the legal community। ये responsibility किसकी है? जो legal community है, that consists of all the lawyers, all the judges, जो legal community है, to administer legal aid scheme, या कुछ ना कुछ ऐसा करो, you initiate a legal aid scheme so that nobody is left behind, everybody gets equal justice, किसी को भी अकेला फील ना हो और गवर्नमेंट उनको सप्रेस ना करे। अगर ऐसा ना हो, देखो गवर्नमेंट और जुडिशरी तभी कहते हैं ना, दे आर 2 डिफरेंट ऑर्गन्स।
अगर जुडिशरी और गवर्नमेंट भी मिल जाए तो गवर्नमेंट अगर किसी इंसान के साथ दुर्व्यवहार कर रही है तो आप देखो अगर जुडिशरी और स्टेट ही एक है, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव अगर एक हो गए तो इट विल मेक नो सेंस, कोई सेंस नहीं रह जाएगा जुडिशरी के होने का। व्हाई? बिकॉज आपस में वो लोग मिल जाएंगे तो जुडिशरी हमेशा फेवर करेगी स्टेट को, नॉर्मल सिटीजन को फेवर थोड़ी करेगी। ऑलराइट, तो इसमें ही लिखा हुआ है टू फंड एंड द स्टेट टू फंड लीगल रिप्रेजेंटेशन टू द अक्यूज्ड, एक लीगल रिप्रेजेंटेशन दो अक्यूज्ड को इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, अपील्स एंड जेल हो रही है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो रही है, किसी इंसान को भी रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलना चाहिए। द फैक्ट शुड बी क्लियर, कोई भी फैब्रिकेटेड फैक्ट्स नहीं आगे आने चाहिए। इनफैक्ट द पर्सन हु इज अक्यूज्ड उसको मौका मिलना चाहिए कि एक्चुअली हुआ क्या था। Alright. In 1960, the Union government initiated National Legal Aid Scheme. यूनियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी सबसे पहले लीगल एड स्कीम विच फेस्ड फाइनेंशियल शॉर्टेजेस एंड डाइड अ नेचुरल डेथ। मतलब उसमें पैसा ही नहीं था लगाने के लिए, फाइनेंशियल शॉर्टेज हो गई विच डाइड अ नेचुरल डेथ बाय द वेरी मीन्स दैट पैसा ही नहीं है लगाने के लिए, वो अपने आप अबॉलिश हो गई, खत्म हो गई, डाइड अ नेचुरल डेथ। 1973 में बहुत इंपॉर्टेंट था, लाइक आई टोल्ड यू सीआरपीसी 1973 की बात हो रही थी। सेकेंड फेज में से सेकेंड फेज द यूनियन गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी, the union government constituted a committee under the chairmanship of whom? जस्टिस कृष्ण अय्यर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्टिस कृष्ण अय्यर के अंदर एक कमिटी फॉर्म हुई थी किसके लिए? टू डेवलप अ लीगल एड स्कीम, एक लीगल एड स्कीम होनी चाहिए स्टेट्स के लिए। तो जस्टिस कृष्ण अय्यर ने ये कमिटी, चेयरमैन थे ये, उसके हेड करी थी, ठीक है। कमिटी डिवाइस्ड अ स्ट्रैटेजी इन डिसेंट्रलाइज्ड मोड। डिसेंट्रलाइज्ड मतलब सिर्फ और सिर्फ यूनियन का काम नहीं है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुक्स, ये सब भी इन्वॉल्व होंगे विद लीगल एड कमिटीज इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। लाइक आई टोल्ड यू, हर स्टेट में भी होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट में भी होना चाहिए, स्टेट में भी एंड सेंटर ऑल्सो। 3 लेवल पे, सेंटर लेवल, स्टेट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट से नीचे तालुक्स भी आते हैं, तालुक्स में सारे विलेजेस आते हैं, ठीक है। उनको तालुक्स बोलते हैं, तालुक्स बोलते हैं, एक बार वो देख लेना, बट उनको लिखते हैं ऐसे TALUKS, ठीक है। एक बार इनका वो अभी कई वर्ड आएगा तब हम देखेंगे उसको। A committee on judicature was set up under the chairmanship of Justice P.N. Bhagwati to implement the legal aid scheme. अगेन एक फिर कमिटी जो बनी थी वो बनी थी P.N. भगवती के चेयरमैनशिप, एक कृष्ण अय्यर के लिए बनी थी जिन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन मॉडल निकाला। डिसेंट्रलाइजेशन मोड विद लीगल एड कमिटीज इन एवरी डिस्ट्रिक्ट होनी चाहिए, स्टेट होनी चाहिए, सेंटर में होनी चाहिए। कमिटी ऑन जुडिकेशन वाज सेट, जुडिकेशन मतलब जजेस कलेक्टिवली जो होते हैं, दैट वाज सेट अप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जस्टिस P.N. भगवती। ये इंपॉर्टेंट है, ये नाम भी आपको याद रखना है। कृष्ण अय्यर और P.N. भगवती दोनों का नाम याद रखना है। दिस कमिटी सजेस्टेड लीगल एड कैंप्स, लीगल एड कैंप्स उसने बताया कि होने चाहिए, कैंप्स ऑर्गेनाइज कराना चाहिए, बताना चाहिए, अवेयर करना चाहिए लोगों को दैट दे कैन अवेल दिस। एंड न्यायालय, ठीक है, न्यायालय मतलब वेयर यू गेट जस्टिस, रूरल एरियाज में सेटअप करने चाहिए अपने जाकर कोर्ट्स, दीज आर सॉर्ट ऑफ कोर्ट्स ओनली इन रूरल एरियाज। एंड रेकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ फ्री लीगल एड का इंक्लूजन भी इसी कमिटी ने बताया, कमिटी ने बताया दिस प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। टॉकिंग फर्दर, इन 1980 द कमिटी ऑन नेशनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीगल एड, नेशनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीगल एड भी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, उसके हेड भी कौन थे? P.N. भगवती ही थे, was its head. Subsequently the parliament enacted नालसा, नालसा आ गया था, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, चाहे इसे नालसा बोल दो चाहे लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट बोल दो, 1987 का है एक्ट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में हम अभी और पढ़ने वाले हैं, बट ये ईयर आपको याद होना चाहिए कि ये ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1987। ऑलराइट, Talking about legal aid under the Indian Constitution, the 1976 amendment, देखो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 1976 का 42nd अमेंडमेंट है ये, 42nd अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत सारी चीजें हुई थी। तो हम लोग अभी लीगल एड के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1976 का। इट इंसर्टेड 39A इंसर्ट हुआ था फ्री लीगल एड के लिए, which is as follows। अब क्या कहता है? इक्वल जस्टिस मिलनी चाहिए, सबको जस्टिस मिलनी चाहिए, चाहे आप वुमन हो, चाहे आप मैन हो, या फिर आप यू बिलोंग टू किसी भी कम्युनिटी को आप बिलोंग करते हो, SC हो, ST हो, जनरल, OBC, whichever कम्युनिटी यू बिलोंग टू, यू शुड गेट इक्वल जस्टिस, फ्री लीगल एड प्रोवाइड होनी चाहिए।
द स्टेट शैल सिक्योर दैट ऑपरेशन ऑफ द लीगल सिस्टम प्रमोट्स जस्टिस। हमारा लीगल सिस्टम यही कहता है दैट द पर्सन हु इज राइट शुड गेट जस्टिस। जिसके साथ गलत हुआ है उसको सजा नहीं, मतलब उसको जस्टिस मिलना चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए। जिस इंसान ने गलत किया है उसको पनिशमेंट मिलेगी ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। इक्वल अपॉर्चुनिटी है सबके पास। एंड शैल इन पर्टिकुलर प्रोवाइड फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड शुड बी प्रोवाइडेड बाय सूटेबल लेजिस्लेशन, या तो कोई लेजिस्लेशन, कोई एक्ट हो या कोई स्कीम हो इन अ वे टू इंश्योर दैट opportunities for securing justice are not denied to any citizen। किसी भी citizen को justice deny नहीं की जा रही है just because कि वो पुअर है या फिर वो सर्टेन कम्युनिटी को बिलोंग करता है या उसको कोई डिसेबिलिटी है, इफ ही इज अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। इस रीजन से अगर आपको जस्टिस नहीं मिल रही है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज टोटली अनफेयर। ऑलराइट, एज पॉइंटेड आउट बाय ग्रैनविल ऑस्टिन ने यही बोला था। ग्रैनविल ऑस्टिन ने बोला था द पोर्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिटेलिंग द फंडामेंटल एंड डीपीएसपी आर मेंट फॉर सोशल रेवोल्यूशन। ये सोसाइटी की रेवोल्यूशन, सोशल रेवोल्यूशन के लिए ही मेंट है। डीपीएसपी अगर गवर्नमेंट नहीं इंप्लीमेंट करेगी तो गवर्नमेंट कभी भी इन पार नहीं आ पाएगी, तो वो इनडायरेक्टली डीपीएसपी को तो फॉलो करते ही हैं। ऑल्दो 39A इज अ डीपीएसपी, बट गवर्नमेंट मेक श्योर, गवर्नमेंट ने कितनी कमिटीज बनाई हैं, देयर आर सो मेनी प्रोविजंस दैट यू गेट फ्री लीगल एड की अपॉर्चुनिटी मिलती है लोगों को। ऑलराइट, तो यही बात बोली गई है कि ऑल्दो इट इज अ डीपीएसपी येट आप इसे इन्फोर्स करा सकते हो बाय द वे ऑफ फंडामेंटल राइट की आप आर्टिकल 21। ठीक है, तो ये सोशल रेवोल्यूशन सोसाइटी के रेवोल्यूशन के लिए ही है, ऑल द फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज डीपीएसपी। द रेवोल्यूशन इंटेंड्स टू ब्रिंग अबाउट सोशल जस्टिस, दैट मीन्स किसी का भी राइट, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो या फिर ह्यूमन राइट हो, एनवायरमेंटल राइट हो, ये सब चीजें आपको फुलफिल हो, आपकी जो भी आपके सोशल राइट्स हैं, एजुकेशन है, बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटी है, बेस्ड ऑन इक्वालिटी, किसी को भी डिनायल ना हो। The wording of Article 39A reiterates मतलब repeats that kind of equality, that there should be equality, equal justice होनी चाहिए, which shall promote access to justice. You should get access to justice. Everybody should be treated equal. Equal should be treated equal for all by creating equal opportunity. Equal opportunity बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Nobody should be above the law. Nobody should be above anybody else. Alright, that is, this constitutional guarantee that was often violated and observed is visible in many of the cases, including the Apex Court. कहा गया है बहुत सारे लोगों को, चाहे ये constitutional guarantee है that you get free legal aid, but बहुत सारे लोगों को नहीं मिलती है। That this constitutional guarantee, चाहे वो legal aid की बात हो, चाहे फंडामेंटल राइट की बात हो, चाहे इक्वालिटी की बात हो, आर्टिकल 14 तो इक्वालिटी की बात करता है। ऑल्दो दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी बट इट इज बीइंग वायलेटेड। बहुत जगह अभी भी लोग बायस फेस करते हैं। दे आर नॉट ट्रीटेड इक्वली, दे आर नॉट गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी, हेंस दे आर दिस इज ब्रोकन। बहुत ज्यादा इन्फ्रिंज्ड होती है ये राइट बहुत ज्यादा इन्फ्रिंज रहता है, बहुत ज्यादा वायलेटेड रहता है देन इट इज ऑब्जर्व्ड। और बहुत ज्यादा बार देखा गया है जब कोर्ट्स में इतने सारे केसेस आते हैं कि लोग इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। ऑलराइट, ये बात समझ आई? आगे देखते हैं। अमंग मेनी क्रूशियल रीजंस, बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस हैं इस चीज के लिए, बट दिस इज एविडेंट दैट अ टेक्निकल एप्लीकेशन ऑफ स्टैट्यूटरी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन इज इनएडिक्वेट। मतलब सिर्फ बहुत ज्यादा एविडेंट है ये दैट अ टेक्निकल application of statutory law or constitutional obligation is inadequate. Only a fair procedure can ensure the concept of equality and access to justice. Technical application से मतलब है सिर्फ एक पारिभाषा, एक नहीं, मतलब सिर्फ just not for saying, just एक लिखा हुआ है, constitutional guarantee दी हुई है या DPSP के फॉर्म में है, is not enough. It should be implemented also. There should be a fair procedure for that matter. Reasonable access होना चाहिए किस चीज के लिए, जस्टिस के लिए, and nobody should be denied. सिर्फ कहने के लिए नहीं, ये सिर्फ लिखने के लिए नहीं था, एक्चुअली में people should get it as well. Alright, फिर एक दिया हुआ है मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1978 का केस लॉ है, हम इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जहाँ पे उसका पासपोर्ट ले लिया गया था विदाउट एनी रीजन। ठीक है, तो फिर राइट टू प्रिवेसी हेल्ड हुई थी कि राइट टू प्रिवेसी एक फंडामेंटल राइट है, वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट इट। शी हैज राइट टू लाइफ ऑल्सो, राइट टू लाइफ, उसको राइट टू ट्रैवल है, ये सब चीजें इसमें बताई गई थी। अगर आपको ये केस लॉ याद हो तो
It provided clarity on what procedure means under Article 21. Like I told you, Article 21 के बारे में उसने बहुत ज़्यादा बात करी थी. Right to life, right to travel, I have right to privacy also. Right to travel है मेरे को under Article 21, ये सब Article 21 में कवर होता है. उसका पासपोर्ट बिना किसी रीजन के कॉन्फिस्केट कर लिया गया था. ये सब हम केस लॉ में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अगर आपको नहीं याद, आपको जाकर चेक कर लेना चाहिए. द राइट टू लाइफ हम ऑलरेडी आपको पता है बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं. मनिका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का केस है ये. ऑलराइट, राइट टू लाइफ और लिबर्टी कुड बी वायलेट हो सकती है, बट देयर शुड बी अ फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल प्रोसीजर. मतलब अगर कोई फेयर, जस्ट, रीजनेबल प्रोसीजर है जिससे तुम्हें राइट टू लाइफ डिप्राइव हो रहा है, ये फेयर इसलिए होगा क्योंकि ऐसा होना जरूरी है. ऑलराइट, तो ये कौन डिसाइड करता है? ये तो कोर्ट ही डिसाइड करता है. इन द एडवर्सरियल सिस्टम होता है, दोनों के अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो उनके एविडेंस साथ में रखते हैं. जज न्यूट्रल बैठा होता है. जज ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस एक जजमेंट देता है. इन द एडवर्सरियल सिस्टम द फेयरनेस रिक्वायर्स लीगल रिप्रेजेंटेशन. लाइक आई टोल्ड यू, लीगल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए. क्रिएशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, क्रिएशन ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सेसिंग द कोर्ट इज अ डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी. इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, सब कोई कोर्ट में आ सकता है. ये नहीं सिर्फ जो वेल ऑफ है या जो मैन है, वुमन नहीं आ सकती, सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये बिल्कुल गलत है. यू हैव राइट दैट यू हैव इक्वालिटी. क्लॉज आर्टिकल 14 में जो मेंशन है वो कोर्ट के ऊपर भी बेस्ड होता है कि कोर्ट में भी कोई भी आ सकता है, कोई भी उसको अपॉर्चुनिटी ले सकता है. यू हैव राइट टू एक्सेस इट. डिनायल ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन. टू डिफरेंट क्लासेस, नॉट दी ओनली ओकेजन. सिर्फ ये नहीं कि तुम्हें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली है या पब्लिक जगहों पे तुम्हें जाने नहीं दे रहे, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है या तुम्हें एजुकेशन नहीं मिली कहीं, तो ये राइट इन्फ्रिंज हो गया. राइट इन्फ्रिंज तब भी हो रहा है व्हेन यू आर गेटिंग डिनायल टू एक्सेस ऑफ कोर्ट्स बाय द वे दैट यू आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो, या तुम लोग वुमन हो, या किसी भी बेसिस पे तुम्हें डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है. तो इसमें ये लिखा हुआ है अबाउट रिटेनिंग इक्वालिटी गो मिसिंग. देखो हम क्या पढ़ रहे थे, ये ओनली केसेस नहीं है. व्हेन कंसिडरेशन अबाउट रिटेनिंग इक्वालिटी गो मिसिंग, द इनएडिक्वेसी ऑफ लीगल सिस्टम टू प्रोवाइड एन इफेक्टिव फोरम टू द इंडिजिनेट, मतलब पुअर इज अनदर. अगर इन अनदर, क्या इसमें ये लिखा हुआ है, ये भी एक केस है. अगर तुम पुअर को फ्री नहीं तो अगर मतलब कोर्ट की एक्सेस नहीं दे रहे हो या उसको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही है, कोर्ट में सिर्फ एक पार्टी को रिप्रेजेंटेशन मिल रही है, दिस इज ऑल्सो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ आर्टिकल 14 विच सेज राइट टू इक्वालिटी. टॉकिंग फर्दर, इन द एमएच हॉस्कॉट का केस था, एमएच हॉस्कॉट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस था. द कोर्ट ऑब्जर्व जुडिशियल जस्टिस विद प्रोसीजरल इंट्रिकेसीज मतलब डिटेल्स, लीगल सबमिशंस एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस leans upon, all of this leans upon professional expertise. जो भी legal submissions होती है, जो भी कोर्ट में हो रहा होता है, एक पार्टी की जो representation होती है, वो सब बेस होती है प्रोफेशनल एक्सपर्टीज. वो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज कौन होता है? हमारा प्लीडर, हमारा काउंसिल, हमारा लॉयर. अ फेलियर ऑफ इक्वल जस्टिस अंडर द लॉ, अगर ये फेलियर है ऑफ इक्वल जस्टिस, अगर इक्वल जस्टिस नहीं मिल रही है दूसरी पार्टी को अंडर द लॉ, इज ऑन द कार्ड्स वेयर सच सपोर्टिव स्किल्स इज एब्सेंट फ्रॉम वन साइड. अगर ये प्रोफेशनल एक्सपर्टीज दूसरे इंसान के साथ इंसान के पास नहीं है अवेलेबल, सो दैट पर्सन इज डिप्राइव्ड ऑफ दिस. तो इसमें ये लिखा हुआ है दिस सपोर्टिव स्किल्स इज एब्सेंट फॉर वन साइड will lead to infringement of the right of equality. right of equality कैसे हुई? जब एक के पास इतनी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज है. एक्सपर्टीज किस चीज के लिए चाहिए होती है? एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस के लिए चाहिए होती है, या फिर क्रिटिकल एग्जामिनेशन के लिए, लीगल सबमिशन के लिए एक लॉयर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है. एमएच हॉस्कॉट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में यही लिखा हुआ था. दिस केस सेड दिस ओनली. ये सब चीजों के बारे में इसमें बात, इस केस में बात हो रखी है. ऑलराइट, ये बात क्लियर हुई. Talking about NALSA regulations, NALSA is National Legal Services Authority Act 1987 का एक्ट है. इसके जो regulations आए थे 2010 में आए थे. इसके regulations क्या कहते हैं? In 2010, the NALSA, which is National Legal Services Authority of India, it adopted NALSA Authority free and competent legal services. Free भी होनी चाहिए, competent भी होनी चाहिए वो services. It should have professional expertise in exercise of its power under Section 29. Under Section 29 of NALSA, Legal Service Authority Act 1987 में यही हुआ था. It said that उसने क्या निकाला था? NALSA free and competent legal services regulations निकाली थी Section 29 of Legal Services Authority Act of 1987 के अंदर. The regulations are applicable. ये जो regulations उसने निकाली थी ये applicable है. These are applicable to the Legal Service Committee of Supreme Court. चाहे वो NALSA है, चाहे वो हाई कोर्ट है. हाई कोर्ट में कौन सी होती है? स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी.
अप्लाई होती है, सुप्रीम कोर्ट में होती है नालसा। स्टेट्स, चाहे स्टेट्स की बात हो, डिस्ट्रिक्ट की बात हो, तालुक्स मैंने आपको बताया था TALUKS, तालुक्स बोलते हैं, तालुक्स बोलते हैं, आई डोंट नो इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, बट इसमें क्या होता है, दीज कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ विलेजेस। ऑलराइट, सम ब्रॉड फीचर्स ऑफ द रेगुलेशन हैव बीन टॉक्ड अबाउट। तो ये रेगुलेशंस की बात इसमें करी गई है। क्या क्या रेगुलेशंस होते हैं? फर्स्ट वन इज सिलेक्शन ऑफ पैनल लॉयर्स। सबसे पहले पैनल लॉयर्स को सिलेक्ट किया जाता है। द लीगल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन इज, पैनल लॉयर्स क्या होता है पहले तो बताओ। पैनल लॉयर्स होते हैं जो ग्रुप ऑफ डिफरेंट लॉयर्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। डिफरेंट बैकग्राउंड्स मतलब कोई सिविल लॉयर है, कोई क्रिमिनल लॉयर है, क्रिमिनल में सर्टेन में स्पेशलाइज करता है या सिविल में सर्टेन में स्पेशलाइज करता है, कोई डिवोर्स का लॉयर है, मतलब सर्टेन केसेस, कोई IPR का है, ऑलराइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का लॉयर है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो पैनल लॉयर्स यही होते हैं जो ग्रुप ऑफ लॉयर्स जो जिनके एक्सपर्टीज सब्जेक्ट मैटर सबके डिफरेंट होते हैं। फिर द लीगल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन इज वेस्टेड विद द अथॉरिटी। इनके पास अथॉरिटी होती है जो लीगल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन है, टू इनवाइट एप्लीकेशन। दीज इनवाइट एप्लीकेशन से बुलाते हैं कि आप आओ, हमें बताओ दैट यू आर इंटरेस्टेड टू वर्क विद अस एज लीगल प्रैक्टिशनर्स फ्रॉम लीगल प्रैक्टिशनर्स, मतलब जो लॉयर्स होते हैं, प्लीडर्स होते हैं, विद द रिक्विजिट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। तो वहाँ पास एक्सपीरियंस है, जो एक एक्सपीरियंस होना चाहिए लॉयर को। यू हैव रिक्विजिट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस टू इंडिकेट द टाइप्स ऑफ केसेस, कि हाँ व्हाट काइंड ऑफ केसेस आर यू डीलिंग विद, as they may be interested with that. I'm an expertise in certain case, मैंने certain cases में बहुत ज़्यादा excel कर रखा है, so on and so forth. Your professional expertise has to be told to them. They shall be prepared by an executive chairman. जो तो पैनल होता है, the executive chairman of legal services institution in consultation with attorney general. एक कमिटी फॉर्म होती है, दिस इज सॉर्ट ऑफ अ कमिटी ओनली, जो पैनल होता है, जो डिस्कस करता है, जो अपॉइंट करता है इन लॉयर्स को। ऑलराइट, तो इसमें ये लिखा हुआ है। फिर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होता है लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन का, चाहे नालसा का हो गया, चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव अथॉरिटी का हो गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जैसे नालसा होता है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, तो ऐसे ही क्या होता है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी भी होता है, उसे SLSA बोलते हैं। ऑलराइट, जैसे नालसा हो गया ना, ऐसे ही स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी भी होता है, तो ये स्टेट का होता है। ये बात समझ आई? तो इसमें ये लिखा हुआ है एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होता है, तो इसमें ये लिखा हुआ है द पैनल शैल बी प्रिपेयर्ड बाय, जो पैनल होता है उसमें कौन होता है? पैनल मतलब एक कमिटी फॉर्म जो होती है, जो पैनल लॉयर्स को सिलेक्ट करती है। पैनल लॉयर्स को सिलेक्ट करने के लिए कौन कौन लोग बैठते हैं? एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होता है लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशन का, इन कंसल्टेशन विद कौन कौन होता है? कंसल्टेशन होती है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल किसका होता है? नेशन मतलब सेंटर का होता है, सुप्रीम कोर्ट का, एडवोकेट जनरल हाई कोर्ट का होता है, स्टेट का होता है, हमें पता है ना। ये गवर्नमेंट लीडर जो गवर्नमेंट का लॉयर है फॉर डिस्ट्रिक्ट्स या तालुक्स, एंड द बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट, जो ऑल इंडिया बार काउंसिल का प्रेसिडेंट होता है। तो अभी कौन है? दुष्यंत ए दावे है, तो उनका नाम ही है अभी। तो ऑल इंडिया बार काउंसिल के जो प्रेसिडेंट होते हैं, ये सब डिसाइड करते हैं पैनल लॉयर्स के लिए। फिर लीगल प्रैक्टिशनर को 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। 3 या 3 से ज्यादा साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एट द बार, मतलब एट द कोर्ट, फॉर बीइंग कंसिडर्ड फॉर इम्पैनलमेंट। पैनल में टू बिकम अ पार्ट ऑफ द पैनल ऑफ लॉयर्स, जो अगर उसको पार्ट बनना है, ही और शी मस्ट हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, 3 या 3 से ज्यादा साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड द पर्सनल ट्रेट्स मतलब कौन इंसान ज्यादा कॉम्पिटेंट है, इंटेग्रिटी, उनकी एबिलिटी, सूटेबिलिटी, कितनी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज है इंसान में, क्या उसके स्किल्स हैं, ये सब चीजें काउंट होती हैं। इट शैल बी गिवन ड्यू कंसिडरेशन, तभी उस इंसान को अपॉइंट किया जाता है। सेपरेट पैनल्स शैल बी मेंटेन फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस, जो डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस है उसके लिए डिफरेंट पैनल ऑफ लॉयर्स को सिलेक्ट किया जाता है। इसमें ये लिखा हुआ है रेगुलेशंस आल्सो प्रोवाइड फॉर रिटेनर लॉयर्स। रिटेनर लॉयर्स बेसिकली वो होते हैं जो कंपनी, आपको पता है, अपना लॉयर एक रखती है कि उसके ऊपर कोई केस आ जाए तो एकदम उनके पास लॉयर हाजिर है, रेडी है, और वो सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी देती रहती है लॉयर को फॉर रिटेनिंग देम दैट यू नो माई लॉयर इज दिस। ऑलराइट, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ये काम करती हैं जिससे कि उनके ऊपर कभी भी आगे जाके कोई मुसीबत आए, कोई भी उनके ऊपर केस कर दे, सो देयर लॉयर कीप्स डूइंग दिस, या लीगल सर्विसेज उनका लॉयर प्रोवाइड करता रहता है। द पैनल हैज टू बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड, हर 3 साल के बाद ये पैनल चेंज किया जाता है, रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, विदाउट डिस्टर्बिंग द वर्क ऑफ द पैनल लॉयर्स ऑलरेडी रिप्रेजेंटिंग द ऑनगोइंग केसेस। अगर कोई जो पैनल के लॉयर्स हैं
ऑलरेडी अगर कोई केस चल रहा है अभी उनको डिस्टर्ब नहीं करता है, बट हर 3 साल बाद ये रिकॉन्स्टिट्यूट होता है, पैनल लॉयर्स को रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, चेंज किया जाता है। इन सच केसेस वेयर द पैनल लॉयर विशेस टू विड्रॉ फ्रॉम अ केस एंट्रस्टेड टू हिम, ये मेंबर सेक्रेटरी को आप बता सकते हो कि मैं इस केस से विड्रॉ करना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू फाइट दिस केस, सर्टेन रीजन स्टेट होता है, व्हाटएवर रीजन ही वाज डजंट वांट टू डू दिस एंड द लैटर मे परमिट हिम टू डू सो। तो ये मेंबर सेक्रेटरी जो होता है ये इसको परमिशन दे सकता है, यस यू कैन गो अहेड विद दिस, इफ यू डोंट वांट टू डू दिस यू मे गो अहेड, आप मत करो चाहे। द पैनल इट इज अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस मेंबर सेक्रेटरी ओनली, ऑलराइट। फिर द पैनल लॉयर इज बार्ड फ्रॉम टेकिंग एनी फी, उसको कोई फी नहीं मिलती है from the from client से कोई फी नहीं मिलती है, कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलती और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन फ्रॉम एनी पर्सन फॉर whom लीगल सर्विसेज आर रेंडर्ड, जिससे हम लीगल सर्विसेज दे रहे हैं जिसको, उससे कोई फी नहीं मिलती है, बट ही गेट्स चार्जेस फ्रॉम, उसको पैसे तो मिलते हैं बट पैसे मिलते हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट, ऑलराइट। सो गवर्नमेंट पेज दिस, या फिर सर्टेन स्टेट पे करती है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है चाहे स्टेट गवर्नमेंट पे करती है, डिपेंडिंग अपॉन किसके लिए वो काम कर रहा है, बट जो जिस इंसान के लिए, जिस क्लाइंट के लिए वो लड़ रहा है उस इंसान को कभी भी पैसे नहीं देने होते, ऑलराइट। तो रेगुलेशन और एक्ट यही कहता है। द पैनल लॉयर मे बी विड्रॉन फ्रॉम अ केस और हिज नेम रिमूव्ड, उसका नाम हटाया जा सकता है ऑन द अकाउंट दैट ही इज नॉन परफॉर्मिंग, ही इज नॉट एबल टू डू दिस, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो अपनी ड्यूटी सेटिस्फैक्टरीली नहीं काम कर रहा है, उसके एक्शंस जो हैं गलत ऑब्जेक्ट के लिए हैं, वो पैसे ऐंठ रहा है, whatever, so on and so forth, उसके ऑब्जेक्ट्स और पर्पसेस एक्ट से अगेंस्ट है, जो एक्ट और रेगुलेशन है हमारा उससे बहुत ज्यादा उल्टे काम कर रहा है वो, so this person's name will be struck off, this person will no more work for us, alright। ये बात समझ आई। टॉकिंग अबाउट पेमेंट ऑफ फी, अगर फी की बात करें तो रेगुलेशन और एक्ट जो है, रेगुलेशन स्पेसिफाई द रूल्स रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ फी फॉर पैनल लॉयर्स को पेमेंट मिलती है which shall be in accordance with the state regulation, जो state कहती है उसके basis पे money दिया जाता है, whatever the state says, depending upon which state is it, सब states की अपनी हो सकती है, say that this much should be paid or this much should not be paid without any delay on the receipt of completion of proceedings, जैसे proceedings complete हो रही हैं for them they get the amount without any delay on receipt of completion, जैसे ही completion हो रही है। It suggests periodic revision of, एकदम मतलब monthly या फिर weekly या periodic, मतलब फॉर इंस्टेंस 3 महीने बाद ही कह लो, 3 महीने बाद एक वो होता है, रिविजन होती है। ऑनरेरियम मतलब होता है जो प्रोफेशनल फी दी जाती है लॉयर्स को फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज, मे बी वन इज परफॉर्मिंग सर्टेन सर्विस, द अदर इज परफॉर्मिंग सर्टेन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पैनल लॉयर्स इन लीगल एड केसेस, व्हाटएवर देयर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, they are given professional fee depending upon whatever services that they are giving. Talking about senior advocates, services of senior advocates may be availed. Senior advocates की services भी avail हो सकती हैं अगर chairman of legal service institution, अगर legal service institution का जो chairman है, he believes the case is very serious, वो कहे अगर ये बात, he forms an opinion to the effect in cases of great public importance, अगर कोई केस बहुत ही important है, बहुत great public importance का है, या फिर serious threat है लाइफ को या फिर लिबर्टी को ऑफ एप्लीकेंट, if this exists then senior advocate can be appointed. The Legal Service Authority Act of 1987, नालसा जो है ये Legal Service Authority Act of 1987 है, it provides free legal aid मिलता है to certain categories of, you get certain categories of citizen को क्या मिलता है, free legal aid मिलता है। The preamble says an act to constitute legal services authority to provide free and competent legal services to the weaker section होना चाहिए of the society to ensure that opportunities for securing justice is not denied to anyone, are not denied to any citizen by the reason that he is economically backward, उसके पास पैसा नहीं है या वो डिसेबल है, कोई और डिसेबिलिटी है, he belongs to a certain community, and to organize लोक अदालत क्रिएट हो सकती है। लोक अदालत इज कोर्ट ऑफ द पीपल, लोक अदालत बेसिकली क्या होती है, जो आर्बिट्रेशन होता है जिसमें आर्बिट्रल अवार्ड आता है, जजमेंट की जगह एक आर्बिट्रल अवार्ड आता है, दैट इज बाइंडिंग अपॉन बोथ द पार्टीज टू सिक्योर द ऑपरेशन ऑफ द लीगल सिस्टम। दिस प्रमोट्स जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे एक जस्टिस सिक्योर होती है। दैट इक्वल अपॉर्चुनिटी इज नॉट ओनली लिमिटेड टू गेटिंग फ्री एजुकेशन एंड ऑल,
but it is much more than that. सिर्फ right to life, right to equality में भी free legal aid आती है. Like we have read, Article 14 is not only limited to public employment, education से limited नहीं है, it is much more than that. Society is rapidly progressing and the reflections of the same can be found in on the forms. Society बहुत ज़्यादा progress कर रही है और हम लोग बहुत ज़्यादा देख सकते हैं. Given the socio-economic changes, बहुत सारे जो changes आ रहे हैं, socio-economic changes मतलब talking about जो whatever your income has an impact on employment, your income has an impact of what kind of resources are you using, तुम्हारे पास education है या नहीं. So all these socio-economic मतलब जो एक society में change आ रहा है because of the economic financial factor. Alright, changes in the last decade, the preamble sets the need to address the grievances of the weaker section. जो weaker section of the society है उसको address करना बहुत ज़्यादा important है. Nobody should be denied justice just because वो poor है, disabled है. The evils in social hierarchy should not affect anyone seeking justice. Just because जो ये सब evils मतलब bad deeds society में exist करती हैं कि आप poor हैं, आप इस community से belong करते हैं, that you are a female, so on and so forth. कोई भी evils जो society में exist करते हैं, they should not affect anyone seeking justice just because आपको ये justice नहीं मिलेगी, आपको न्याय नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि आप woman हैं. क्यों? क्योंकि आप इस community से belong करती हैं. क्यों? क्योंकि आप ये you are person with disability, so on and so forth. These are all social evils only. All right, ये बात clear हुई. ये point यही था. हमने fear regulation तो पढ़ लिया, उसके बाद हमने senior advocates की कैटेगरी पढ़ी थी. That senior advocates भी appoint हो सकते हैं. फिर उन्होंने यही definition दोबारा repeat करी है 39A की. ये definition आपको याद होनी चाहिए. All right, और नहीं तो ये poor, disabled, ये सब main words तो आपको जरूर याद होने चाहिए. All right, with this, all right. अब हम this is part 2 of legal services unit 6 का part 2 है ये. All right, start करने वाले हैं. ध्यान से पढ़ना है इसको, काफी इंपॉर्टेंट है. कुछ चीजें लर्निंग भी हैं, बताऊंगी, एल लिख के बताएंगे कि हाँ ये चीजें लर्न करनी है. तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं. फिर अभी टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्राइटेरिया क्या है लीगल एड देने का. क्या सब इंसान को लीगल एड मिल सकती है? नो. फिर तो लॉयर्स ऐसे जो प्राइवेट लॉयर्स हैं वो होते ही ना, अगर सबको लीगल एड मिल रही होती तो. ऑलराइट, तो लीगल एड हर एक को नहीं मिलती है. सर्टेन एलिजिबिलिटी होती है लीगल एड लेने के लिए. एवरी पर्सन हु हैज टू फाइल और डिफेंड अ केस shall be entitled to legal services under this act if that person is. अगर ये इंसान ये सब चीजें हैं जो मैं अभी बताने वाली हूँ, तो उस इंसान को लीगल एड मिल सकती है, वरना उस इंसान को लीगल एड नहीं मिल सकती है. अगर वो इंसान एससी या एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो लीगल एड मिलेगी. विक्टिम है ट्रैफिकिंग का ह्यूमन बींग्स में, या बेगार एज रेफर्ड इन आर्टिकल 23. आर्टिकल 23 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमें पता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग बेगार से डील करता है. बेगार इज अ फोर्स लेबर जिसमें तुम्हें रखा जाता है एज अ लेबर एंड यू आर नॉट पेड एडिक्वेटली, या नॉट पेड इनफ, बिल्कुल पैसे नहीं मिलते हैं तुम्हें. या तो ट्रैफिकिंग ह्यूमन बींग्स मतलब सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करना, या वुमेन को सेल कर देना, या फिर फोर्स लेबर रखना. ह्यूमन बींग्स का एक्सप्लॉयटेशन बेसिकली. ऑलराइट, नॉट ओनली वुमेन बट ह्यूमन बींग्स ऑन द होल का एक्सप्लॉयटेशन. इवन इफ यू आर अ वुमन और अ चाइल्ड, देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल टू फ्री लीगल एड. ऑलराइट, पर्सन जिसको डिसेबिलिटी, और डिसेबिलिटी डिफाइन होनी चाहिए सेक्शन 2 क्लॉज 1 ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, पीडब्ल्यूडी, पर्सन विद डिसेबिलिटीज. ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट है ये 1995 का. इसको ऐसे लिखते हैं 1 ऑफ 1996 लिखते हैं इसको. ये आपको एल है, लर्निंग करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा इसको. ठीक है, ये एक्ट का नाम पूरा आपको याद करना पड़ेगा. अगर वो डिसेबिलिटीज एक्ट में मेंशन है, then you are entitled to free legal aid. A person under circumstances of undeserved want, such as being a victim of mass disaster. If you have been a victim of mass disaster, मतलब कोई earthquake है, कोई भी ऐसी कोई आपदा आ गई है, कोई नेचुरल डिजास्टर है, कोई मास डिजास्टर हो गया है जहाँ पे केमिकल लीक हो गया है, गैस लीक हो गई है, जहाँ पे आपने if you have been one of the sufferer, ठीक है, आप victim हो उस चीज के, then you are entitled to free legal aid. Ethnic violence, अगर तुम्हारे अगेंस्ट कोई वायलेंस हुई है because you belong to a certain ethnicity, किसी certain group को belong करते हो. कास्ट एट्रोसिटी, एट्रोसिटी मतलब ब्रूटैलिटी, गलत ट्रीटमेंट, क्रूएलिटी जो होती है, ब्रूटैलिटी, ये सब चीजें अगर तुम्हें कास्ट की वजह से झेलनी पड़ी हैं, फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया, अर्थक्वेक आ गया, इंडस्ट्रियल डिजास्टर है, ये सब चीजों के केस में आपको फ्री लीगल एड प्रोवाइड हो सकती है. एंड इंडस्ट्रियल वर्कमैन हो अगर तुम, तब भी तुम्हें फ्री लीगल एड मिलेगी. इन कस्टडी, इफ यू आर इन कस्टडी बिहाइंड द बार्स, इंक्लूडिंग अगर तुम प्रोटेक्टिव होम में हो, देन ऑल्सो यू विल गेट फ्री लीगल एड.
मीनिंग ऑफ क्लॉज जी, देखो ये लिखा हुआ है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। सेक्शन 2 क्लॉज जी है ये ऑफ द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट है 1956 का। अगर आप जुवेनाइल होम में हो विद इन द मीनिंग ऑफ क्लॉज जे ऑफ सेक्शन 2 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का 1986, और अगर आप साइकेट्रिक हॉस्पिटल या साइकेट्रिक नर्सिंग होम में हो which has its meaning in which act, ये एक्ट है सेक्शन क्लॉज जी ऑफ सेक्शन 2 ऑफ मेंटल हेल्थ एक्ट। ये है एल, है एल मतलब आपको लर्न करना पड़ेगा, ये चीजें आपको लर्न करनी पड़ेंगी। ऑलराइट, ये बात समझ आई? ये बात हमें क्लियर हो गई है। एक एज भी होता है, आपकी बुक में नहीं दिया है, अगर आपकी एनुअल इनकम लेस देन है 1,50,000 से ना, तब भी आप एलिजिबल होते हो लीगल एड के लिए। देखो जानना चाहते हो तो जान लो, नहीं जानना चाहते हो तो कोई बात नहीं, ये सब ही लिख देना, मतलब एच पॉइंट अच्छा है ये, ठीक है। तो ये सब एलिजिबल होते हैं एक फ्री लीगल एड के लिए, ये सब आपको पता होना चाहिए। आगे मूव ऑन करते हैं। द एक्ट रेंडर्स अ हेल्पिंग हैंड टू ऑल दीज कैटेगरीज ऑफ सिटीजन, इन सब कैटेगरी ऑफ सिटीजन को एक हेल्पिंग हैंड मिलता है, एक एड मिलती है। ऑलराइट, टॉकिंग फर्दर नाउ, द लार्जेस्ट क्वेश्चन इज, एक और बड़ा क्वेश्चन ये आता है, लार्जर क्वेश्चन अराइजेस वेदर एन इकोनॉमिकली साउंड पर्सन हु फॉल्स इनटू दीज कैटेगरीज should he she be allowed to be for the legal aid। कोई वुमन है, कोई चाइल्ड है, क्या पता उसके हस्बैंड के पास, उसके पापा के पास बहुत पैसा है, करोड़ों में इनकम है, क्या उनको लीगल एड मिलनी चाहिए? या पर्सन विद डिसेबिलिटी है, बहुत अमीर है, बहुत इकोनॉमिकली साउंड है, कि ही कैन हायर अ ग्रेटर लॉयर, बहुत अच्छा लॉयर वो अपॉइंट कर सकता है, उसको फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए? तो ये एक क्वेश्चन मार्क है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि समझ नहीं आता उन्हें मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, बट उनको मिलती है, ठीक है। ये कंफ्यूजन मत रखना, क्या मिलती है नहीं मिलती, मिलती है। इफ दे आर अलाउड टू सीक फ्री लीगल असिस्टेंस, देन सच अप्रोच एंड इट्स रैमिफिकेशंस, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस ऑन द सिस्टम शुड बी केयरफुली एनालाइज्ड। ये $1,000,000 क्वेश्चन है, whether the wealthy and affluent people of the society do should they get legal aid। वो लोग तो ऑलरेडी अफोर्ड कर सकते हैं, उनको लीगल एड प्रोवाइड करनी चाहिए या नहीं? The economically sound who falls into these categories, जिनकी इनकम करोड़ में है, these people also make use of the free legal aid। इनको नहीं करनी चाहिए यार, तुम गलत कर रहे हो। जो एक्चुअली में विक्टिम्स है, जो पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनको लॉयर्स पर फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको ही ये सब रहने दो। इट्स अ रिक्वेस्ट, इन ये लोग भी यही कहते हैं, people who are affluent, wealthy, who can on their own do this should not go ahead and avail this facility। thus in a way they are hijacking, मतलब hijack कर रहे हैं, they are taking off the real sufferers for whom this enactment was made। ये enactment उन women के लिए, उन children के लिए हुआ था जो बेघर हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जो women बहुत badly treat होती है, उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया है, and so on and so forth। Those who have financial means, who can afford, वो afford कर सकते हैं lawyer, should desist, मतलब discourage from taking the help of legal aid institutions। As far as this scenario is concerned, if we talk about this, achievement of one is always at the expense of the other। देखो आपके लिए तो बहुत अच्छे से अचीवमेंट हो गया, हाँ हाँ मुझे तो फ्री लीगल एड मिल गई, देखो लॉयर फ्री में मिल गया, बट एक्सपेंस किसका है? स्टेट का, जो गवर्नमेंट आपको दे रही है उसके तो खर्चा है ना। व्हाई द पब्लिक ट्रेजरी इज बीइंग एग्जॉस्टेड, पब्लिक ट्रेजरी व्हिच मींस जहाँ पे सारा गवर्नमेंट का पैसा सेव होता है, वो यूज हो रहा है लॉयर की फीस देने में, लॉयर का खर्चा निकालने में, और आपके लिए तो ये फ्री हो गया, बट आप भी तो इतना पैसा कमा रहे हो ना। इट इज बीइंग एग्जॉस्टेड, इट इज बीइंग यूज्ड in providing legal assistance to a cross section which goes against the basic spirit of the said statute। ये statute, जो ये law, ये act निकाला गया था, ये निकाला गया था नीडी के लिए, पुअर वीकर सेक्शन के लिए, बट इफ यू आर यूजिंग इट एज अ प्रिविलेज, मजा कर रहे हो, इस चीज को एंजॉय कर रहे हो, दिस गोज अगेंस्ट द बेसिक स्पिरिट जिसके लिए निकाला गया था। फ्लॉ है इस चीज में, फ्लॉज इन दिस सिस्टम कैन ओनली बी आइडेंटिफाइड व्हेन द सिस्टम टर्न्स फुली फंक्शनल। जब तक ये फुली फंक्शनल नहीं होगा, अच्छे से इसको नहीं पढ़ा जाएगा, देखा नहीं जाएगा, फ्लॉज आइडेंटिफाई नहीं होंगे, देन ऐसा ये सब चीजें हिंड्रेंसेस रहेंगी, ये सब प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, ये सब चीजें सॉल्व नहीं हो सकेंगी। ऑलराइट, मूविंग फर्दर, टॉकिंग अबाउट लीगल सर्विसेज। लीगल सर्विसेज दो टाइप की होती हैं, एक तो लिटिगेशन मतलब केस फाइल करने से पहले प्री लिटिगेशन सर्विसेज, एक होती है पोस्ट लिटिगेशन सर्विसेज मतलब जो केस हो गया है उसके बाद भी सर्विसेज दी जाती हैं। आगे पढ़ते हैं से, आपकी बुक में सिर्फ प्री लिटिगेशन सर्विसेज के बारे में बात हुई हुई है। आफ्टर द लिटिगेशन क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, प्रोटेक्शन मिलती है कुछ लोगों को, विक्टिम को प्रोटेक्शन मिलती है, बहुत सारी चीजें ऐसे पोस्ट लिटिगेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड किए जाते हैं, but this has not been talked about in your book, so we will concentrate upon pre-litigation services only। It is rightly said that prevention is better than cure। prevent करो, इस ये नहीं कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाए उसके बाद उसको ठीक करो, इससे पहले तो प्रिवेंशन मतलब ऐसी चीजें, you take
certain measures only, तो कि तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो. Number of litigations is increasing. हर छोटी बात पे लोग आजकल केस करने लग गए हैं. लिटिगेशन, नंबर ऑफ केसेस जो हो रहे हैं, केस लॉस बहुत बढ़ते जा रहे हैं, दे आर इंक्रीजिंग, विच इज अगेंस्ट द स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. जो जस्टिस का जजेस कितने केसेस सॉल्व कर देंगे, कितने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं है, इतने जजेस नहीं है कि इतने सारे केसेस को सॉल्व कर दिया जाए, तो ये स्मूथ नहीं काम कर रहा है. सो फार एम्फेसिस वाज गिवन ओनली ऑन पोस्ट लिटिगेशन. पहले जब केस हो गया है उसके बाद पोस्ट लिटिगेशन सर्विसेज पे ही, असिस्टेंस पे ही काम किया जाता था कि लॉयर तुम्हारे साथ काम करेगा, एक बार केस हो चुका है. पोस्ट लिटिगेशन मतलब केस हो गया है, केस ओवर हो गया है, उसके बाद भी सर्विसेज मिलती है, बट वंस केस हैज बीन फाइल्ड, ऑलराइट. सो और हेल्प होती थी, बट अब क्या होता है, प्री लिटिगेशन लीगल सर्विसेज भी आर मोर यूजफुल देन पोस्ट लिटिगेशन सर्विसेज. प्री लिटिगेशन सर्विसेज में क्या आता है, एजुकेशन आती है, अवेयरनेस आती है. एजुकेशन, अवेयरनेस, एडवाइस, लीगल एडवाइस, ये सब क्या है, प्री लिटिगेशन सर्विसेज है. प्री लिटिगेशन सेटलमेंट हो जाता है, नेगोशिएशन हो जाता है, या कोई ना कोई कंसिलिएशन के थ्रू केस सॉल्व हो जाता है कि वो जस्टिस तक नहीं आता है. सो ऑल ऑफ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर तुम एजुकेटेड होगे, तुम्हारे पास अवेयरनेस होगी, इफ यू हैव सर्टेन लीगल एडवाइस, इफ पार्टीज ट्राई टू हैव दिस, आपस में बैठ के वो लोग सॉल्व कर लें, कोर्ट तक ना बात जाए, सो इट इज बेटर एंड इट इज स्मूदर. सो प्री लिटिगेशन सर्विसेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लिटिगेशन इज नॉट अ लग्जरी. इट्स नॉट अ लग्जरी, यार चला तेरे ऊपर केस कर दूंगा, ऐसे किया ना मैं तेरे ऊपर केस कर दूंगा. इट्स नॉट अ लग्जरी. लग्जरी नहीं है, ये लास्ट रिजॉर्ट है इनफैक्ट, बट इट शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट. मतलब तुम्हें हर वो मीन्स यूज करना चाहिए जिसके ऊपर तुम केस कर रहे हो वो पार्टी मान जाए, सुधर जाए, कोई भी पेनल्टी दे दे ऑलरेडी, तुम्हें वो केस लास्ट में जब वो मान ही नहीं रहा, समझ ही नहीं रहा वो बात को, उसके ऊपर उसको केस लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, सबसे लास्ट ऑप्शन होना चाहिए. ये नहीं कि मजे में तुम आकर, अगर कोई इंसान तुम्हारे पैसे नहीं दे रहा है, तुम किसी को थ्रेटन करने के लिए कहो चल मैं आज तेरे ऊपर केस कर देता हूँ. इन क्रिमिनल केसेस प्रोसिक्यूशन इज इनिशिएटेड बाय द स्टेट. क्या होता है क्रिमिनल केसेस में, जो प्रोसिक्यूशन होती है, मतलब एक विक्टिम को बिहाइंड द बार्स पुट करने के लिए इनिशिएट कौन करता है, इनिशिएट करता है स्टेट. एंड व्हेन लीगल एड इज प्रोवाइडेड टू द अक्यूज्ड, इन केस जो अक्यूज्ड है, मतलब जिसके अगेंस्ट क्रिमिनल केस हुआ है, वो अगर कह दे कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आई एम पुअर, आई एम फ्रॉम अ वीकर सेक्शन, आई कैन नॉट अफोर्ड अ लॉयर, तो लॉयर कौन अपॉइंट करेगा उसके लिए, स्टेट करेगी. तो प्रोसिक्यूशन स्टार्ट भी स्टेट कर रही है, अक्यूज के लॉयर का पैसा भी स्टेट ही दे रही है, तो स्टेट सारा एक्सपेंस तो स्टेट का ही हो गया. ये बात समझ आई. एक्सपेंडिचर ऑफ बोथ द पार्टीज इज मैनेज्ड बाय द स्टेट. स्टेट अपना जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मतलब जो अपना लॉयर है, उसको तो पैसे दे ही रही है. जो दूसरी पार्टी जिसके ऊपर केस हो रखा है वो खुद अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके लॉयर का पैसा भी कौन दे रहा है, स्टेट ही दे रही है, तो दोनों का एक्सपेंडिचर स्टेट के ऊपर हो गया. समटाइम्स इट इज क्रिटिसाइज्ड, बहुत ज्यादा क्रिटिकल है ये, that legal aid in criminal cases is encouraging litigation. बहुत ज्यादा लिटिगेशन बढ़ रही है, केसेस बढ़ रहे हैं. क्यों? क्योंकि लोगों को पता है हमें फ्री का लॉयर मिल जाएगा, एक लीगल एड मिल जाएगी. लीगल एड इन क्रिमिनल केसेस, यू गेट अ लीगल एड मिल सकती है आपको, इसलिए बहुत ज्यादा लोग एंकरेज हो रहे हैं, बहुत ज्यादा केसेस बढ़ते जा रहे हैं. ये बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ होता है और काफी बार किया जाता है, कहा जाता है कि क्रिमिनल केसेस में मत दिया करो, ऐसे लोग बहुत ज्यादा प्रोवोक हो रहे हैं एंड दे कंटिन्यू टू डू बैड डीड्स. ठीक है, इविल वो रहता ही रहता है सोसाइटी में. ऑलराइट, ये बात क्लियर हुई. मूविंग फर्दर, टॉकिंग अबाउट फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी. सेंट्रल अथॉरिटी यहाँ कौन है, ये है नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी. ठीक है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये नालसा है सेंट्रल अथॉरिटी. ठीक है, थोड़ा फन में लिखा गया ये, देखो. चलो ठीक है, ज्यादा थ्योरेटिकल तो नहीं हो गया, समझ आ रहा है ना ये चीज, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही. कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ जरूर. थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, बट अगर आप समझो ना तो फन है, ऐसी भी कोई चीज नहीं है. वी आर गेटिंग लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न. ठीक है, बहुत चीजें हम लर्न कर रहे हैं इससे. फिर सेंट्रल अथॉरिटी शैल परफॉर्म ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस. देखो ये बहुत सारे फंक्शंस हैं, मैं इसको रीड कर दूंगी आपके लिए और थोड़ा समझा भी दूंगी, बट आपको ये लर्न करना है. यू हैव टू लर्न एनी 6, मैक्सिमम ये अगर 6 मार्क्स का आ जाए तो आपको एनी 6 फंक्शंस लर्न करने हैं सेंट्रल अथॉरिटी के. सेंट्रल अथॉरिटी मतलब नालसा. ठीक है, चलो ठीक है. प्रिंसिपल्स ले डाउन करता है, पॉलिसीज ले डाउन करता है लीगल सर्विसेज के लिए अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट. एक्ट कौन सा, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 का एक्ट है. ठीक है, तो इसका मेन काम क्या है, पॉलिसीज, प्रिंसिपल्स को फॉर्म करना. ठीक है, एक पॉइंट हो गया. इट फ्रेम्स द मोस्ट इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल स्कीम्स. बहुत इफेक्टिव हो जो इकोनॉमिकल स्कीम्स हो फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग लीगल सर्विसेज अवेलेबल. लीगल सर्विसेज अवेलेबल हो सके लोगों को अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट.
so it makes the most effective and economical schemes. Alright, अब मेन काम क्या है, जो लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कराना, फिर फंड्स को यूटिलाइज करता है at its disposal, मतलब उसके पास होते हैं, it is upon the discretion will of that the central authority that it can use the funds and make appropriate allocation. वो appropriate allocation कर सकता है, फंड्स का एलोकेशन करेगा स्टेट अथॉरिटीज को, ठीक है। फिर ये स्टेट अथॉरिटीज एक्ट करती हैं, स्टेट अथॉरिटीज एक्ट करती हैं इन प्रोवाइडिंग फ्री लीगल सर्विसेज टू पीपल। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को और स्टेट अथॉरिटीज को एलोकेट करता है फंड। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, पॉलिसीज और प्रिंसिपल्स, इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल स्कीम सो दैट लीगल सर्विसेज इज रीच्ड आउट टू मेनी पीपल। फिर हमने पढ़ा दैट फंड्स आर एट इट्स डिस्पोजल एंड वो फंड्स एलोकेट करता है स्टेट्स को भी एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट्स को भी। ये 3 पॉइंट्स फंक्शंस हमने पढ़ लिए, ये हमें याद हो गया है। फिर बहुत सारे फंक्शन दिए हुए हैं, आपको सॉर्ट आउट करना है कि आपको क्या करना है, इसमें क्या नहीं करना है। टेक नेसेसरी स्टेप्स बाय वे ऑफ सोशल जस्टिस लिटिगेशन। सोशल जस्टिस लिटिगेशन मतलब तुम्हें यू हैव राइट टू एम्प्लॉयमेंट, ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरमेंटल राइट्स, ये सब प्रोटेक्शन का काम भी यही करता है, सेंट्रल अथॉरिटी काम करती है, इसका फंक्शन है। ये सब सोशल जस्टिस लिटिगेशन जो केसेस होते हैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर या एनवायरमेंटल के ऊपर, देखो लिखा होगा कंज्यूमर राइट्स है या फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन है, एनी मैटर ऑफ स्पेशल कंसर्न टू वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इसका काम होता है प्रोवाइड करना। लीगल एड कैंप्स, बहुत इजी पॉइंट है ये, लीगल एड कैंप्स स्पेशली इन रूरल एरिया, स्लम्स और लेबर कॉलोनीज, इन सब में ऑर्गेनाइज कराते हैं लीगल एड कैंप्स सो एज टू अवेयर, मेक पीपल अवेयर ऑफ इट, एजुकेट करना, लोगों को एडवाइस देना। तो ये सब लीगल एड कैंप्स होते हैं दैट यू हैव राइट टू फ्री लीगल एड, आप कर सकते हो। फिर एनकरेज करना सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स बाय वे ऑफ, एंकरेज करना सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स बाय द वे ऑफ नेगोशिएशन, मतलब आप कोर्ट तक मत जाओ। आर्बिट्रेशन मतलब कोई आर्बिट्रल अवार्ड मिलेगा आपको इंस्टेड ऑफ अ फाइनल जजमेंट, या आप एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकते हो, या फिर नेगोशिएशन के थ्रू, कंसिलिएशन के थ्रू आप मैटर सॉल्व कर सकते हो। ये फंक्शन भी होता है इसका। यू कैन अंडरटेक एंड प्रमोट रिसर्च इनिशिएट करना लीगल सर्विसेज में with respect for the need of such services among the poor and weaker section, ये सब भी फंक्शन है। You have to learn any 6 to do all the necessary things for the purpose of ensuring commitment to DPSP। DPSP किस पे आता है, DPSP नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज वी आर टॉकिंग अबाउट। DPSP तो हमने पढ़ लिया था, बट मेन फंक्शन इसका फंडामेंटल ड्यूटीज को लेके भी होता है। जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हमने पढ़ी हुई है कि अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर वायलेंस में नहीं आना, अवॉइड वायलेंस, एब्ज्योर करना इस चीज को, ये सब चीजें फंडामेंटल ड्यूटीज में आती है। Part 4A of the Constitution talks about fundamental duties and it is supposed to show commitment to fundamental duties of the Constitution and make sure these are applied. So ये सब functions हैं नालसा के, नालसा which is the central authority, ठीक है। आप कोई भी 6 लिख सकते हो, मैं आपको सारे समझा रही हूँ। मॉनिटर करना, इवेल्युएट करना, इम्प्लीमेंटेशन की इम्प्लीमेंट हो रहा है, फीडबैक देना, पीरियोडिक लेवल्स पे चेक करते रहना, प्रोवाइड ग्रांट्स इन एड प्रोवाइड करना स्पेसिफिक स्कीम्स को टू वेरियस वॉलंटरी सोशल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन एंड स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज। नालसा के बाद जो स्टेट लेजिस्लेटिव अथॉरिटी आती है, डिस्ट्रिक्ट की आती है, उनको तो वो एड करता ही करता है, बट इट प्रोवाइड ग्रांट्स आल्सो फॉर स्पेसिफिक स्कीम्स। जो वॉलंटरी सोशल सर्विसेज जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपने आप काम कर रहे हैं गवर्नमेंट से हटके भी, उनको भी ग्रांट्स देना। फिर डेवलप करना इन कंसल्टेशन विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर क्लिनिकल लीगल एजुकेशन एंड प्रमोट गाइडेंस, ठीक है। लीगल एजुकेशन का प्रमोशन करना बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिलकर, क्योंकि काम ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया का होता है। प्रमोट करना ऑल द गाइडेंस, इट टेक्स एप्रोप्रिएट मेजर्स फॉर स्प्रेडिंग, लाइक आई टोल्ड यू, बहुत अच्छा काम होता है। लीगल लिटरेसी, लीगल एजुकेशन, लीगल अवेयरनेस, लीगल एडवाइस देना। फिर लीगल अवेयरनेस अमंग द पीपल हु आर वीकर, पुअर हैं, we educate weaker sections of the society who are not very much literate, जिनको इस सब बारे में आइडिया नहीं है, they do not have much of the information, उन सबको एजुकेट करना इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। फिर 2 पॉइंट्स और दिए हुए हैं, you have to make special efforts, it has to make special efforts with the support of voluntary social welfare institutions, ये पॉइंट रिपीट हो रहा है, ठीक है। वर्किंग एट द ग्रास रूट लेवल, बस फर्क ये है ये ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, मतलब जो अभी बिगिनर्स हैं इनको फंड देना या फिर स्पेशल एफर्ट्स करना इनको एनलिस्ट कराने में। फिर सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन जो होते हैं उनके लिए इनको काम करना पड़ता है। कोऑर्डिनेट करना, मॉनिटर करना, फंक्शंस किसके, स्टेट के, डिस्ट्रिक्ट के, इन सब का काम भी कौन करता है, ये सब काम करता है सेंट्रल अथॉरिटी। सुप्रीम कोर्ट के लीगल सर्विस कमिटी को, हाई कोर्ट के लीगल सर्विस कमिटी को, तालुका लीगल सर्विसेज कमिटी को, वॉलंटरी सोशल सर्विसेज को, इंस्टीट्यूशंस को, ये 180 कट कर दो। फिर
institutions को and other legal service organizations and give general directions for the proper implementation of the legal services. तो ये किस किस को एड करता है, ये थोड़ा लंबी पॉइंट है, याद करना चाहो तो कर लो, बट इसे अवॉइड करना। वैसे इसमें बताया नॉर्मली हुआ है, स्टेट अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है, तालुक अथॉरिटी है, सुप्रीम कोर्ट की लेजिस्लेटिव लिखा है, सुप्रीम कोर्ट की लीगल सर्विस कमेटी है, हाई कोर्ट की है, डिस्ट्रिक्ट की है, तालुक की है। तो ये सब में इसको काम करता है दैट it gives general directions that you have to implement the legal services schemes, legal services की जो एड होती है, ये सब तुम्हें ऐसे इंप्लीमेंट करना है, ये इसका काम भी करता है। ऑलराइट, इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम थोड़ा सा लोक अदालत के बारे में पढ़ने वाले हैं, हाई कोर्ट लेवल कमिटी पढ़ेंगे, ये सब चीज। हाई कोर्ट लेवल कमिटी इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, अभी देखते हैं उसको क्या है वो क्या नहीं है। पार क्या है लोक अदालत की, वो भी पढ़ेंगे। अभी देखते हैं, इस चैप्टर को यहीं खत्म कर देंगे, पार्ट 3 के बाद कोई पार्ट नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं, लीगल सर्विसेज पढ़ रहे हैं। हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमिटी की बात कर रहे थे, लाइक आई टोल्ड यू, मेरी तरफ से ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ठीक है, इसके बारे में लिखना नहीं आ सकता, और आपकी बुक में ऐसी कोई बात भी नहीं कर रखी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर भी एक बार देख लो, सेक्शन 8A ऑफ लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, नालसा जो है ना, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 प्रोवाइड्स डिटेल ऑफ हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज। वो कहता है हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमिटी की बात करता है, द स्टेट अथॉरिटी शैल कॉन्स्टिट्यूट अ, जो स्टेट अथॉरिटी होती है, स्टेट अथॉरिटी कौन सी होती है, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। जैसे लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट नालसा का है ना, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, ऐसी स्टेट का भी होता है। तो स्टेट अथॉरिटी शैल कॉन्स्टिट्यूट हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमिटी, हर हाई कोर्ट के लिए कॉन्स्टिट्यूट होती है। पर्पस क्या होता है, फॉर एक्सरसाइजिंग पावर्स एंड परफॉर्मिंग फंक्शंस as may be determined by state authority। जो पावर्स, रेगुलेशंस, रूल्स, परफॉर्मिंग फंक्शंस, जो फंक्शंस होते हैं, कौन, स्टेट अथॉरिटी मेंशन करती है। हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमिटी का यही काम होता है, उनको एग्जीक्यूट कराना। कमिटी में कौन कौन होता है, सिटिंग जज होता है हाई कोर्ट का, या फिर सिटिंग जज होता है जो चेयरमैन होता है। सच नंबर ऑफ अदर मेंबर्स एज मे बी डिटरमिन्ड बाय स्टेट अथॉरिटी। सब कुछ तो स्टेट अथॉरिटी मेंशन कर रहा है, तो हमें क्या पढ़ना है इसमें, एज नंबर मेंशन्ड बाय स्टेट अथॉरिटी, एज द स्टेट अथॉरिटी सेज, एज द रेगुलेशन स्टेट अथॉरिटी सेज, फंक्शंस मेड बाय स्टेट अथॉरिटी। तो ये सब स्टेट अथॉरिटी एग्जीक्यूट, जो स्टेट अथॉरिटी बोलता है वही सब ये एग्जीक्यूट करता है, इसमें बस यही है। आई डोंट फाइंड इट वेरी इंपॉर्टेंट, मेरी तरफ से वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। द चीफ जस्टिस हम फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमें रफ आइडिया होना चाहिए ये है क्या। फॉर इंस्टेंस हमें एक पैराग्राफ लिखना पड़ जाए तो हम लोग ब्लैंक ना हो। ऑलराइट, नॉमिनेट कौन करता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट नॉमिनेट करता है। ऑलराइट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट शैल अपॉइंट अ सेक्रेटरी, देन चेयरमैन तो होता ही है, सेक्रेटरी भी होता है। सेक्रेटरी के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। प्रिस्क्राइब कौन करेगा, सबका राजा, स्टेट अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, ये बात समझ आई। The terms of office and other conditions relating to the members and secretary may be determined by regulations made by state authority। सब कुछ स्टेट अथॉरिटी कर रहा है। इस पैराग्राफ में स्टेट अथॉरिटी इतना आ गया, अब आप देख लो कितनी बार आ गया है, ठीक है। तो ये मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, फिर भी चलो हमने रीड कर लिया है। कमिटी may appoint such number of questions। See, when we start solving questions, then we know the relevance. This is relevant, this is not relevant for us to learn again and again, so we will concentrate upon questions। ये बुक बहुत जल्दी वाइंड अप होने वाली है, क्वेश्चंस के साथ मैं जरूर आने वाली हूँ। ऑलराइट, देन वी विल हैव अ लाइव क्लास जहां पे आप मेरे साथ पढ़ोगे, हम साथ में लर्न भी करेंगे। कमिटी में कॉल होता है, द कमिटी में अपॉइंट सच नंबर ऑफ ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉयज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय स्टेट अथॉरिटी, ठीक है, सभी लिखा है स्टेट गवर्नमेंट। कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस। स्टेट अथॉरिटी की बात अगर हो रही है तो स्टेट अथॉरिटी कौन है, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट भी रेगुलेट करती है। So state authority and state government are not one and same. All right, consultation with Chief Justice of High Court for the efficient discharge of his all the functions, the efficient work of all the functions में High Court, Chief Justice of High Court के साथ एक कमिटी में ऑफिसर्स अपॉइंट होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट करती है इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉयज ऑफ द कमिटी शैल बी एंटाइटल्ड टू सैलरी, उनको सैलरी मिलती है, अलाउंसेस मिलते हैं, shall be subjected to other conditions। There are many conditions as may be prescribed by state government। हर जगह तो यही आ रहा है, कंसल्टेशन होती है स्टेट गवर्नमेंट की चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के साथ।
सैलरी कितनी है, अलाउंसेस कितने हैं, फंक्शंस क्या है, रेगुलेशंस क्या है, कैसे काम करना है, क्या काम करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, कि क्या कमिटी होनी चाहिए, कितने लोग होने चाहिए, कितने मेंबर्स होने चाहिए, सेक्रेटरी होना चाहिए, सब काम स्टेट अथॉरिटी करती है इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। स्टेट गवर्नमेंट करती है इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ऑलराइट, नाउ वील हैव टू सी स्टेट अथॉरिटी और स्टेट गवर्नमेंट का इंटरचेंजेबल यूज हो रहा है। नो, स्टेट अथॉरिटी ठीक है, बट स्टेट लीगल स्टेट लीगल नो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, ठीक है, जैसे नेशनल होता है, नालसा होता है, ऐसे SLSA भी होता है ना, तो ये एग्जीक्यूट तो गवर्नमेंट का ही कर रही है, गवर्नमेंट ही कर रही है ना। ऑलराइट, ये बात समझ आई, बट स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, सो दे कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, बट SLSA अलग होता है, स्टेट गवर्नमेंट अलग है, ये बात समझना, थोड़ा डिफरेंस समझना। ऑलराइट, टॉकिंग अबाउट फंक्शंस ऑफ द स्टेट अथॉरिटी। स्टेट अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है गिविंग इफेक्ट टू द पॉलिसी एंड डायरेक्शंस ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी। जो सेंट्रल अथॉरिटी कहता है, सेंट्रल अथॉरिटी फॉर द होल नेशन होती है, स्टेट अथॉरिटी स्पेसिफिक टू स्टेट्स होती है, तो जो सेंट्रल अथॉरिटी कहता है उसका एग्जीक्यूट कौन करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है स्टेट अथॉरिटी। इट प्रोवाइड्स लीगल सर्विसेज लाइक सेंट्रल अथॉरिटी एंड कंडक्ट्स लोक अदालत। जो भी सेंट्रल अथॉरिटी कहता है, सेंट्रल अथॉरिटी के नीचे ये काम करती है। स्टेट अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल होती है उसकी पॉलिसी को इफेक्ट देने में, उसकी डायरेक्शंस को इफेक्ट देने में। While undertaking legal aid programs, it also performs other functions of the state authority fixed by way of regulations. वो सब काम करती है state authority, which what all it is supposed to do, जो सब उसे करना है, जो सब उसके ऊपर प्रिस्क्राइब्ड है सेंट्रल अथॉरिटी से, whatever a state authority is supposed to do, it does। उसके बहुत सारे functions होते हैं, लोक अदालत कंडक्ट करना, लीगल सर्विसेज कंडक्ट करना, लाइक सेंट्रल अथॉरिटी, वैसे ही ये भी लीगल सर्विसेज लीगल एड कैंप्स वगैरह ही करती है। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी हमने बहुत डिटेल में बात करी है। ऑलराइट, तो वही फंक्शन स्टेट अथॉरिटी भी करती है, बट एट स्टेट लेवल। ऑलराइट, मूविंग फर्दर, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द स्टेट अथॉरिटी टू गिव इफेक्ट टू द पॉलिसी एंड डायरेक्शंस। ये बात रिपीट करी गई है, उसको पॉलिसी एंड डायरेक्शंस को इफेक्ट देना पड़ता है, जो भी सेंट्रल अथॉरिटी प्रिस्क्राइब करती है, किसको करना पड़ता है, स्टेट अथॉरिटी को करना पड़ता है। वी आर टॉकिंग अबाउट फंक्शंस ऑफ द स्टेट अथॉरिटी, हम उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं ना। Without prejudice, prejudice मतलब bias, without any partiality to the generality of the functions referred to in the subsection, the state authority shall perform all or any of the following functions। या तो सारे करती है या कुछ करती है functions जो कि लिखे हुए हैं, namely नाम दिया हुआ है इनका, क्या क्या functions करती है, legal services provide करती है to person who satisfy the criteria laid under this act। हमने क्राइटेरिया पढ़े थे ना, SC ST होना चाहिए, वुमन चाइल्ड को फ्री लीगल एड मिलती है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, वो डिसेबिलिटी कौन से एक्ट में है, जो बहुत लंबा सा एक्ट था, मैंने कहा था L है, ये लर्न करना है हम सबको। ऑलराइट, ये बात याद आई, तो वो लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करती है उन लोगों को। इट कंडक्ट्स लोक अदालत, लोक अदालत इज कोर्ट ऑफ द पीपल, जहाँ पे आर्बिट्रेशन का एक्ट होता है, आर्बिट्रेशन परफॉर्म किया जाता है, where you get an arbitral award which is binding upon the parties। तो इंक्लूडिंग लोक अदालत फॉर हाई कोर्ट केसेस, हाई कोर्ट केसेस के लिए भी लोक अदालत कंडक्ट करती है। देन इट अंडरटेक्स प्रिवेंटिव एंड स्ट्रेटेजिक लीगल एड प्रोग्राम्स, लीगल एड कैंप्स प्रोवाइड करना, लीगल एड जो प्रोग्राम्स होते हैं डिफरेंट प्रिवेंटिव एंड स्ट्रेटेजिक, मतलब ठीक है, जो प्रिवेंशन भी दे लोगों को, एक स्ट्रेटेजी भी इन्वॉल्व होती है, ये सब लीगल एड प्रोग्राम्स कंडक्ट करती है कौन, स्टेट अथॉरिटी। फिर इट परफॉर्म्स सच अदर फंक्शंस एज द स्टेट अथॉरिटी में इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल अथॉरिटी के साथ कंसल्ट करके रेगुलेशंस फिक्स करती है। देन इट परफॉर्म्स अ लॉट ऑफ अदर फंक्शंस एज वेल। इसमें 4 दिए हुए हैं, ये 4 आपको L है, L मतलब लर्न करने हैं, इनको लर्न करना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फंक्शंस आ सकते हैं, फंक्शंस स्टेट अथॉरिटी के क्या है, लाइक वी नो फंक्शंस ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, वी शुड नो द फंक्शंस ऑफ स्टेट अथॉरिटी एज वेल। टॉकिंग अबाउट फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, दे आर मोर और लेस सेम, बहुत ज्यादा सिमिलर होते हैं, बट इसमें बहुत डिस्ट्रिक्ट यूज हो जाता है। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी टू परफॉर्म फंक्शंस ऑफ द स्टेट अथॉरिटी। स्टेट अथॉरिटी सेंट्रल अथॉरिटी करता था, सिमिलरली डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी स्टेट अथॉरिटी करता है इन द डिस्ट्रिक्ट एज मे बी डेलीगेटेड। डेलीगेट मतलब जो स्टेट अथॉरिटी का काम है वो थोड़ा थोड़ा डेलीगेट हो जाता है, मतलब उनको करना पड़ता है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को। फॉर इंस्टेंस सेंट्रल अथॉरिटी का थोड़ा थोड़ा काम डेलीगेशन हो जाती है, मतलब उसको शिफ्ट कर देते हैं अपना बर्डन स्टेट अथॉरिटी को। सिमिलरली स्टेट अथॉरिटी का कुछ काम डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को भी करना पड़ता है, डेलीगेट होता रहता है टाइम टू टाइम बाय द स्टेट अथॉरिटी विदाउट प्रेजुडिस टू द जेनरलिटी ऑफ द फंक्शंस रेफर्ड इन द सबसेक्शन। जैसे हमने उसमें लाइन पढ़ी थी, लॉ की लीगल टर्म्स में लाइन पढ़ी थी,
Similarly, subsection 1 of district authority may perform all or any of the following functions. ये वही है जैसे हमने पढ़ा था। तो देखो इसमें भी 3 फंक्शन दिए हुए हैं, उसको कोऑर्डिनेट करनी पड़ती है एक्टिविटीज किसकी, तालुक लीगल सर्विसेज कमिटी की। तालुक जो होते हैं वो नीचे होते हैं, तालुक बोलते हैं, तालुक बोलते हैं, वो लोग आप मुझे बताना क्या करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। फिर एक्टिविटीज कोऑर्डिनेट करते हैं, क्यों, क्योंकि उनका हेड तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी हुआ ना। एंड अदर लीगल सर्विसेज इन द डिस्ट्रिक्ट, तालुक्स में आती है ग्रुप ऑफ विलेजेस आते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर ये क्या करते हैं, लोक अदालत भी ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑर्गेनाइजेस लोक अदालत डिस्ट्रिक्ट में क्योंकि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है। फिर इट परफॉर्म्स अदर फंक्शंस एज द स्टेट अथॉरिटी मे फिक्स बाय रेगुलेशन। जो काम स्टेट अथॉरिटी कहती है वो काम भी ये परफॉर्म करते हैं। दे आर सपोज टू परफॉर्म दिस, जैसे स्टेट अथॉरिटी सेंट्रल अथॉरिटी का काम करती है ऐसे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी स्टेट अथॉरिटी का काम करती है। टॉकिंग अबाउट लोक अदालत, वेरी इंपॉर्टेंट, मेरी तरफ से वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो। लोक अदालत हम ऑलरेडी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत इसमें पढ़ते हैं। स्टेट अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी और सुप्रीम कोर्ट लीगल कमिटी है, चाहे लीगल सर्विस कमिटी, चाहे हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमिटी जो हमने पढ़ी थी, ऐसी सुप्रीम कोर्ट भी होती है, ठीक है। एज द केस में बी, तालुक लीगल सर्विस कमिटी में ऑर्गेनाइज लोक अदालत। तालुक लीगल सर्विस कमिटी ऑर्गेनाइज करती है लोक अदालत, मतलब कोर्ट ऑफ द पीपल। फॉर्मल कोर्ट्स नहीं होते हैं वो, ठीक है, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है देन फॉर्मल कोर्ट्स, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह इतनी ज्यादा नहीं जरूरत होती है। फिर इसमें लिखा है एट सच इंटरवल्स एंड प्लेसेस फॉर एक्सरसाइजिंग सच जुरिस्डिक्शन, मतलब एक जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए कि कोई जजमेंट आ जाए, बाइंडिंग हो पार्टीज के ऊपर, लोक अदालत कंडक्ट होती है। एंड फॉर सच एरियाज एज इट थिंक्स फिट, जो भी लाइक आई टोल्ड यू फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कंडक्ट हो सकती है, जहां पर भी आपको लगे फ्लेक्सिबल है, यू कैन डू दिस। A case may be referred to लोक अदालत when parties agree. पार्टीज का अग्रीमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पार्टीज अग्री करें दैट वी विल गेट इट रिजॉल्व बाय लोक अदालत, तो हो सकता है, क्योंकि हर केस कोर्ट में नहीं जा सकता है, फॉर्मल कोर्ट में नहीं जा सकता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, इतने नंबर ऑफ कोर्ट्स नहीं है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतने जजेस नहीं है कि सबका केस सॉल्व हो। देयरफॉर लोक अदालत विच इज नॉट अ फॉर्मल कोर्ट, में भी थोड़ी इनफॉर्मल है, बट वहां पे केस रिजॉल्व हो जाएंगे। ऑलराइट, जो पर्सन होता है, मीडिएटर होता है, आर्बिट्रेटर होता है, वो बहुत ज्यादा बहुत वेल होता है, मतलब बहुत क्वालिफाइड होता है, एक्सपीरियंस होता है, पर्सन ऑफ स्किल होता है, बहुत अच्छा इंसान होता है, अच्छा इन द सेंस बहुत कॉम्पिटेंट होता है वो इंसान। ऑलराइट, सो व्हेन द पार्टीज अग्री और वन ऑफ द पार्टीज देयरफॉर मेक्स एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट, अगर कोई इंसान कोर्ट में जाकर कह रहा है कि हमारा केस लोक अदालत से सॉल्व कर दो, तो कोर्ट लोक अदालत के लिए सेटलमेंट के लिए भेज देती है, लोक अदालत को सेटलमेंट के लिए वो केस रेफर कर देती है। एंड दिस डिसीजन इज बाइंडिंग, बट इट इज अपॉन द डिस्क्रिशन विल ऑफ द पार्टीज। वो कोर्ट में रेफर कर सकते हैं, कोर्ट उसको स्क्रूटनाइज कर सकती है अगर उसको लगे। हमने इसको भी डिटेल में पढ़ा था, अगर ऐसा लगे कि जो आर्बिट्रेटर था वो बहुत बायस था, उसके मन में प्रेजुडिस थी, या फिर वो कॉम्पिटेंट नहीं था, उसको इतनी नॉलेज ही नहीं थी, वो एबल ही नहीं था कि वो ऐसा डिसीजन ले सके। पावर ऑफ लोक अदालत की अगर हम बात करें, आई वांट टू टेल यू, लोक अदालत शैल बी फॉर द पर्पस ऑफ होल्डिंग एनी डिटर्मिनेशन हैव द सेम पावर्स एज दैट ऑफ अ सिविल कोर्ट। लोक अदालत की पावर सेम ऑफ सिविल कोर्ट होती है। सिविल कोर्ट की 5 पावर्स हमने बहुत बार पढ़ ली हैं, चाहे वो NCW हो, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हो, नेशनल कमीशन फॉर SC ST, हमने इतनी बार पढ़ चुके हैं, NHRC हो, सिविल कोर्ट की पावर्स होती है उनके पास भी, वो हम कितनी बार पढ़ चुके हैं। वी हैव रेड दिस ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन। अब तो आपको ये याद होना चाहिए। ऑलराइट, व्हाइल ट्राइंग इन अ सूट इन मैटर्स रिलेटिंग टू, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आई विल नॉट रिपीट दिस अगेन एंड अगेन। ये हम वही 5 पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको याद कराए थे। पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट, पावर्स ऑफ NCW पढ़ा था, NHRC, सब पावर्स उनके भी सिविल कोर्ट जैसी थी, ये सब वही 5 है, ठीक है। उन्हें याद कर लो, इन्हें याद कर लो, सेम है। तो पावर्स ऑफ लोकसभा सेम है। आई विल नॉट इवन रीड दिस अगेन एंड अगेन, आई हैव रेड इट ओवर 5 टाइम्स। आपके साथ 5 बार वो बॉक्स बने होते थे, ऐसे से बॉक्स बने थे, याद है आपको, ऐसे से बॉक्स बने हुए थे, ठीक है। वो सर्कल नहीं थे, वो ऐसे से राउंड स्क्वायर बॉक्स थे, इसके अंदर ऐसे से बना के आपको समझाया था, ठीक है। 5 याद करे थे हमने आपस में। ऑलराइट, तो बस वही पावर्स हैं, ये अगेन एंड अगेन नहीं पढ़ेंगे। टॉकिंग अबाउट लीगल सर्विस अथॉरिटीज, अमेंडमेंट पढ़ते हैं 2002 का, ये लास्ट है, इसके बाद वील कॉल एन एंड टू दिस चैप्टर।
Parliament of India realized that litigation-oriented legal services cannot bring out desired results. जो litigation-oriented जो legal services है ना, मतलब जो एक litigation होता है, केस फॉर्मल कोर्ट में लड़ा जाता है, उसमें desired results कभी-कभी नहीं आते हैं. Therefore, for encouraging pre-litigation legal services, especially public utility services में, अब public utility services क्या होती है वो हम पढ़ेंगे. Parliament has made certain amendments. कुछ amendments आए हैं Legal Service Authority Act में. 1987 का act है, but by passing an act known as Legal Service Authority Amendment Act 2002 का act है. The purpose of this amendment is to bring out certain changes. कुछ changes लाए गए, कुछ amendment किया गया. Legal Service Authority Act 1987 में, इसको क्या बोलते हैं? It is ये principal act है, सबसे main act तो हमारा यही है ना, all right? Especially for establishment of permanent लोक अदालत. permanent लोक अदालत के लिए changes लाए गए. फिर to settle disputes, मतलब जो लोक अदालत है ये permanent होने चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए सिर्फ इनको conduct किया और इनको dissolve कर दिया. They should be created permanently to settle disputes concerning public utility service. अगर public utility service की बात हो रही है at pre-litigation state, there should be there before going to the court. Formally court जाने से पहले आपके पास ऐसे लोक अदालत का ऑप्शन होना चाहिए कि वहां पे केस लड़ा जा सके, वहां पे प्री लिटिगेशन एक सर्विस आपको मिल सके, स्पेशली इन द केस ऑफ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज. फिर चैप्टर 6A प्रोवाइड सर्टेन प्रोविजंस कंसर्निंग विद प्री लिटिगेशन, या तो कंसिलिएशन कर सकते हो, सेटलमेंट कर सकते हो, पर्टेनिंग टू पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज. अब पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज क्या होती हैं वो तो हम पढ़ लेंगे. सेक्शन 21A प्रोवाइड्स, देखो सेक्शन 21A provides that, इसके बाद से ये पूरा 21A है. In this chapter and 2 of the purpose of section 22 and 21 of the context otherwise requires, L नहीं है, ये लर्न नहीं करना है, इसको अपने वर्ड्स में लिख दो तो लिख दो, इसको लर्न मत करना, ठीक है, याद रह जाए, बहुत अच्छी बात है. Otherwise requires permanent लोक अदालत means a permanent लोक अदालत established under subsection 22B पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज मीन. ठीक है, ये सब मीनिंग है. एल, ये तो एल है, देखो गाइस, ये सब तो लर्निंग है, बट इन दिस चैप्टर फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 22, 23 नथिंग, इसको नहीं पढ़ना है कुछ, ठीक है. पब्लिक यूटिलिटी सर्विस अकॉर्डिंग टू चैप्टर 6A, चैप्टर 6A प्रोवाइड सर्टेन प्रोविजंस. तो फिर थोड़ा डिटेल में क्या कह रहे हैं, पब्लिक क्या होती है पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, ये हमें पता होना चाहिए. अब ये याद करो, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, कैरेज ऑफ पैसेंजर्स या ऑफ गुड्स बाय एयर, रोड, वाटर, ये बहुत बड़ा एल है, लर्न करना है. पोस्टल, टेलीग्राफ, टेलीफोन सर्विसेज, सप्लाई ऑफ पावर, लाइट, वाटर टू पब्लिक बाय एन एस्टैब्लिशमेंट, सिस्टम ऑफ पब्लिक कंजर्वेंसी, कंजर्व करना किसी चीज को, या सैनिटेशन की बात हो, ठीक है. फिर सर्विस इन हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी. छठा है इंश्योरेंस सर्विसेज. ये वीडियो 2 बार देखोगे आपको याद हो जाएगा. ये आपको याद करना है 6 पॉइंट्स पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में क्या क्या आता है, ये पॉइंट्स आपको याद करने ही करने हैं. ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, पोस्टल है, सप्लाई ऑफ पावर है, सिस्टम ऑफ पब्लिक कंजर्वेंसी या फिर सैनिटेशन की बात है, सर्विस इन हॉस्पिटल की बात है, इंश्योरेंस सर्विसेज की बात है. ये 6 पॉइंट्स है, ये आपको याद करने करने, आपके एनसीईआरटी पॉइंट्स है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. ऑलराइट, ये बात समझ आई. ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमें अमेंडमेंट इसका पता होना चाहिए कि अमेंडमेंट जो प्रपोज हुआ था इन द ईयर 2002 वो क्या कहता है. इट ऑल्सो इंक्लूड्स एनी सर्विस विच द सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है या फिर स्टेट गवर्नमेंट एज द केस मे बी इन द पब्लिक इंटरेस्ट बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर टू बी अ पब्लिक यूटिलिटी सर्विस. अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कोई नोटिस निकाल रही है कि ये भी अब पब्लिक यूटिलिटी सर्विस होगी तो उसे भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस माना जाएगा. परमानेंट लोक अदालत क्रिएट हो जानी चाहिए फॉर प्री लिटिगेशन सर्विसेज. पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए प्री लिटिगेशन सर्विसेज प्रोवाइड होनी चाहिए, सच एज कंसिलिएशन, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन के लिए परमानेंट लोक अदालत होनी चाहिए. पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज क्या होते हैं वो सब हमने पढ़ लिया है. इनका कहने का मतलब है जो लिटिगेशन सर्विसेज होते हैं वो डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं निकालते हैं. इफ वी टॉक अबाउट पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए देयर शैल बी अ परमानेंट लोक अदालत. स्टार्ट करते हैं. देखो हमने लीगल एड के बारे में तो पढ़ा, बट लीगल एड के लिए तो फंड्स भी तो चाहिए होते हैं ना, जो ऑल दीज कोर्ट फीस देते हैं
या फिर जो लॉयर अपॉइंट होता है उसकी सैलरी भी तो जाती है, फ्री में थोड़ी कोई काम करता है। ऑलराइट, या एक केस प्रो बोनो लड़ा जा सकता है। प्रो बोनो मतलब फॉर इन गुड फेथ, जो कि सोसाइटी के लिए लड़ा जाता है, लॉयर्स लड़ते हैं, ठीक है, ऐसे केसेस लड़े तो जाते हैं, बट कभी भी ऐसे फ्री में तो लॉयर केस नहीं लड़ता है ना, तो लॉयर्स की भी सैलरी जाती है। सो एवरीथिंग, ऑल ऑफ दिस, ये सब फंड कहाँ से आता है? गवर्नमेंट के पास, ठीक है। गवर्नमेंट कैसे देती है सेंट्रल अथॉरिटी को? सेंट्रल अथॉरिटी क्या है? हमारी लेजिस्लेटिव सर्विस अथॉरिटी, नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ऐसी स्टेट अथॉरिटी भी होती है, ऐसी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी भी होती है, हमने पढ़ा है ना इसके बारे में। आज हम फंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें लिखा है देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल, लीगल एड इन कंटेक्स्ट ऑफ, हम सोशल जस्टिस के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाउ सोशल जस्टिस कैन बी प्रोवाइडेड टू पीपल, उनका ह्यूमन राइट भी फुलफिल हो रहा है। सो ये सब चीजें हम अभी देखने वाले हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु आर डिनाइड ह्यूमन राइट, ह्यूमन राइट, उनको सोशल एड नहीं मिलता है, सोशल जस्टिस उनको नहीं मिलती है। दे डोंट गेट द लीगल एड, व्हाई? बिकॉज दे डोंट हैव द रिक्वायर्ड मनी, उनको सोशल जस्टिस नहीं मिलती है। लीगल एड के लिए मनी नहीं रिक्वायर्ड होती है, बट टू अपॉइंट अ लॉयर, अपना राइट को एनफोर्स कराने के लिए, सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए, यू नीड अ लॉयर, लॉयर कोर्ट फीस चाहिए होती है। ये सब चीजें बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो आपके लिए एक ही सोल्यूशन है, लीगल एड, ठीक है। अगर आप उन कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं जो हमने एक्ट की कैटेगरीज पढ़ी हुई है, अगर आप उनमें बिलोंग करते हैं, देयरफॉर यू आर एलिजिबल फॉर लीगल एड। अगर लीगल एड नाम की चीज ना हो ना, तो कितने लोग ऐसे बहुत सप्रेस्ड रहे कि हाँ हमें कभी भी न्याय नहीं मिल सकता, बिकॉज वी आर नॉट वेल्दी, हम एफ्लुएंट नहीं है, वेल्दी नहीं है, we are just backward, we are poor, we cannot afford a lawyer, we cannot go to the topmost court for enforcing our rights. So legal aid is provided to such people. There are millions of people, बहुत इतने सारे लोग हैं, मिलियन, 1 मिलियन पता है 10 लाख लोग होते हैं, तो इतने लाखों में लोग हैं who are denied human rights, उनको human rights नहीं मिलते हैं, उनके human rights fulfill नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि they cannot afford the cost required for the enforcement of their rights. For instance, you are denied admission in certain college just because you are a woman, or you are denied admission on the basis that you belong to SC/ST community, or you are not general category, so on and so forth. On any basis that you don't get, आपको discriminate किया जा रहा है। कुछ लोग तो चुप करके किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, किसी और स्कूल में एडमिशन ले लेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो जाकर अब एक लॉयर अपॉइंट करे, लॉयर उनके लिए लड़ेगा। Nothing, they don't have the required resources to go to the court. All right, so इसमें ये लिखा है millions of people, इतने लोग हैं, huge number में लोग हैं, they cannot afford the cost, जो cost required होती है अपने right enforce कराने के लिए। Merely to talk about human rights, एक meager talking about it, hardly talking about it is not the only solution. सिर्फ यही काम नहीं बनेगा। Merely to talk about it from an elitist platform, मतलब तुम बहुत elite हो, स्किल्ड हो, पैसे वाले हो, बहुत वेल्दी अफ्लुएंट हो, तो ये सब चीजें इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर बोलना दैट दिस ह्यूमन राइट शुड बी एनफोर्स्ड एंड ऑल, ऐसे बोलना सिर्फ इनफ नहीं है, इट्स नॉट सफिशिएंट। इन ऑर्डर टू डू सोशल जस्टिस टू देम एंड टू मेक ह्यूमन राइट्स मीनिंगफुल, लीगल एड बिकम्स एसेंशियल। लीगल एड बहुत एसेंशियल है टू प्रोवाइड ह्यूमन राइट्स देने के लिए, सोशल जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए। ह्यूमन राइट्स विच कैन नॉट बी एनफोर्स्ड ड्यू टू पॉवर्टी आर मीनिंगलेस है, वर्थलेस है। अगर उनको एनफोर्स ही नहीं कराया जा रहा तो काहे के राइट्स है भाई? वो तो राइट्स है ही नहीं ना, जब वो मीनिंगलेस हो गए, वर्थलेस हो गए, बिकॉज उन्हें आप एनफोर्स ही नहीं करा सकते। अगर आज आपका राइट ब्रेक हो रहा है, जब आप उसे एनफोर्स नहीं करा सकते, तो उसके होने का मतलब ही क्या है? हो ना हो, हमें हमारी तरफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ बात करना, उसके बारे में बोलना, सिर्फ चीज इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। अ राइट टू एक्सेस टू जस्टिस इज साइन क्वा नॉन। साइन क्वा नॉन मतलब अ नेसेसरी कंडीशन, समथिंग दैट इज एसेंशियल, जो जरूरी है फॉर सोशल जस्टिस, ठीक है। तो ये अगर याद कर सकते हो तो याद करना है उसको, मैक्सिम को। राइट टू एक्सेस टू जस्टिस क्या है? नेसेसिटी है सोशल जस्टिस के लिए। दैट यू शुड आल्सो हैव राइट टू एक्सेस टू जस्टिस आल्सो। न्याय सबको मिलना चाहिए, गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, ठीक है। एक्सेस टू जस्टिस इटसेल्फ इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक ह्यूमन राइट्स, वन ऑफ द मोस्ट बेसिक ह्यूमन राइट्स है ये, एक्सेस टू जस्टिस, कि हमें न्याय मिलना चाहिए, हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, हमें उसके लिए पैसे दो, या दूसरे इंसान को पेनल्टी दो, दूसरे इंसान को पनिशमेंट दो, हमें उनको पेनलाइज किया जाना चाहिए, हमें पैसा मिलना चाहिए, so on and so forth. And without it, the realization of many other human rights also become difficult. और human rights अगर enforce नहीं करा सकते हो, justice नहीं मिल सकता है, तो बहुत difficult है उनका realization अगर human rights का नहीं हो पा रहा है, so it is a futile
यू नो इट इज अ फ्यूटाइल एक्ट, बिल्कुल फ्यूटाइल है, कोई फर्क नहीं पड़ता इन राइट्स का होना ना होना. इंडीड द राइट टू असेस द जस्टिस और लीगल एड इज इवॉल्व्ड बाय जुडिशियल क्रिएटिविटी. अब जुडिशियल क्रिएटिविटी क्या है? दैट दे हेल्प यू विद लीगल एड. आपको लॉयर प्रोवाइड किया जाता है फॉर बेनोवलेंस ऑफ पुअर पीपल. तो बेनोवलेंस का मतलब होता है काइंड नेचर, ऑलराइट, हेल्पफुल नेचर ऑफ पुअर पर्सन. इसमें क्या लिखा है? लीगल एड जो आई है वो जुडिशियल क्रिएटिविटी की वजह से आई है, मतलब जुडिशरी ने इन्वॉल्व करी है इस चीज को, ठीक है. इट इज इवॉल्व बाय जुडिशियल क्रिएटिविटी फॉर बेनोवलेंस ऑफ पुअर पर्सन, उनको हेल्प करने के लिए, उनके साथ काइंड रहने के लिए. ऑफ हुम? ऑफ पुअर पर्सन. बिकॉज आर बोन ऑफ कंटेंशन, जिनके साथ दिक्कत है, जो एफ्लुएंट वेल्दी है वो सब तो काम कर ही रहे हैं ना, दिक्कत तो पुअर पर्सन के साथ आ रही है. सो पॉवर्टी स्ट्रिकन जो होते हैं, जो पुअर होते हैं, उनके साथ हेल्प करने, उनको हेल्प करने के लिए, उनके साथ काइंड रहने के लिए ये लिखा हुआ है, लीगल एड प्रोवाइड की जाती है. नाउ नीदर इज इट पॉसिबल नॉर इज इट प्रॉपर टू आइसोलेट द राइट टू लीगल एड फ्रॉम द रेंज ऑफ ह्यूमन राइट्स. देखो ऐसे कहा गया है, ये बिल्कुल सही तो नहीं होगा कि लीगल एड प्रोवाइड एक ह्यूमन राइट ना हो, लीगल एड प्रोवाइड करना एक ह्यूमन राइट ना हो, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ना पॉसिबल है, ना करना चाहिए ऐसा. लीगल एड प्रोवाइड करना एक बेसिक ह्यूमन राइट होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए, ठीक है. तभी न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगी लोगों को, पुअरर को. बेसिकली रीजन इज ऑब्वियस, रीजन बहुत ऑब्वियस है. क्या रीजन है? देखो पढ़ते हैं यहाँ पे, होल्ड ऑन. मेयर डिक्लेरेशन एंड पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन आर नॉट इनफ. सिर्फ declaration देना that human rights should be there and they should be enforced and so on and so forth, and later stages पर if they are not getting enforced is completely futile, बिल्कुल बेकार प्रैक्टिस है, कोई फायदा नहीं उस चीज का, ठीक है. इट इज नॉट इनफ. रेजोल्यूशन पास करना, डिक्लेरेशन देना is not enough. The guarantee of enforcement is equally essential. गारंटी देना कि इनको एनफोर्स कराया जाएगा, आगे जाकर इन्फ्रिंज होंगे तो इनको एनफोर्स कराया जाएगा, इज एक्सट्रीमली एसेंशियल, बहुत जरूरी है. Hence it will be incorrect to say that it will not be incorrect. Not be incorrect मतलब not और in कट गए तो मतलब correct, बिल्कुल correct है to say that right to legal aid stands first in the species of human rights. Human rights के अंदर सबसे पहले right to legal aid आता है, which means right to legal aid is a basic human right. It will be granted to people. It will be make sure that people get access to social justice as well. Further, human rights are only mere pious declaration. Pious मतलब जो होता है religious declaration या devout declaration, मतलब जो भगवान से related बस एक declaration है, हाँ जी भगवान के नाम पे आपको you will get human rights and all stuff. No, this is not like this. अगर legal aid विदाउट ईगल एड ना, ये ह्यूमन राइट सिर्फ एक रिलीजियस राइट्स है जो कभी एनफोर्स नहीं हो सकते. अगर आज मेरे साथ गलत हो रहा है और मैं पुअर हूँ, मुझे पता तो होना चाहिए मेरे पीछे गवर्नमेंट मेरे मेरे एड के लिए, मेरे हेल्प के लिए मेरे पास एक लॉयर तो स्टैंड कर सकती है ना, जो मुझे रिप्रेजेंट करेगा. अगर मुझे पता है मैं इतनी पुअर हूँ, मैं एक लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, मैं कोर्ट के एक्सपेंसेस नहीं बहुत एक्सपेंसेस नहीं है, बट एक पुअर अफोर्ड नहीं कर सकता है, अगर मैं वो एक्सपेंसेस इनकर नहीं कर सकती हूँ, या फिर दे आर टू कॉस्टली फॉर मी, अगर मैं उनको नहीं अफोर्ड कर सकती हूँ, मैं उनको अफोर्ड नहीं कर सकती, तो मेरे लिए क्या, मैं तो कभी ठीक से जी नहीं पाऊंगी, या तो मैं पूरे वर्ल्ड का पीस खराब कर दूंगी, या तो मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगी वर्ल्ड का पीस कि यार हमें जस्टिस नहीं मिलती है, या फिर it will be these human rights will not make any sense to be in existing. Okay, ये बात समझ आई. तो विदाउट लीगल एड सिर्फ एक भगवान रिलीजियस डिक्लेरेशन है, कोई फर्क नहीं होता उससे. फिर दे बिकम ल्यूक्रेटिव मतलब गेनफुल, अट्रैक्टिव ओनली व्हेन दे आर एनफोर्स. जब तक ये एनफोर्स नहीं होंगे तब तक ये गेनफुल, प्रॉफिटेबल नहीं है. इनको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए इनको एनफोर्स कराना बहुत जरूरी है. राइट टू लीगल एड एनेबल्स अकम्प्लिशमेंट मतलब फुलफिलमेंट ऑफ दीज ह्यूमन राइट्स and make them worthwhile for the poor masses in the world. पुअर जो लोग हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट हो जाती है. मेक्स द ह्यूमन राइट्स वर्थवाइल, ठीक है, कि अगर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स, सो उनका कुछ मतलब भी हो. ऑलराइट, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. In the present legal system of most of the countries, justice is not given but sold. Justice दी नहीं जाती, बेची जाती है. मतलब हर चीज पैसे से होती है, समझ रहे हो, मतलब it's not given freely as to what is right, what is wrong के बेसिस पर नहीं, बट जो एफ्लुएंट है, वेल्दी है, पैसे वाला है, उसको जस्टिस दी जाती है, और जो बहुत ज्यादा अमीर होता है वही खरीद सकता है. ऑलराइट, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में ऐसे होता है.
कंज्यूमर्स ऑफ जस्टिस हैव टू पे द काउंसिल, काउंसिल मतलब लॉयर, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बेयर एक्सपेंडिचर फॉर कोर्ट फीस देनी पड़ती है, कंटिंजेंट चार्जेस देने पड़ते हैं कि अगर केस जीत गया तो लॉयर को इतने पैसे मिलेंगे, केस हार गया तो बस कम में छुटकारा हो जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ. Indeed, the poverty is an obstacle. Poverty obstacle है, all right, for getting justice, and due to this reason, poor becomes the sufferer. Actually में suffer कौन करता है? Suffer तो poor ही करता है ना, of social injustice. Legal aid is only a way of providing social justice. Social justice provide करने का एक simple way है ये. Legal aid indeed बहुत integral, important part है human rights का. It requires urgent consideration, otherwise there is an apprehension कि like I told you, ये एक urgent consideration है that they should be considered बहुत importantly, otherwise there is an apprehension that someday patience जो है ना पुअर की इतनी खत्म हो जाएगी कि वो लोग जो वर्ल्ड की पीस है ना उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, तहलका मचा देंगे पूरा. यही मैं आपको बात बता रही थी. बात समझ आई? ठीक है, एक बात और बोलनी है कि जस्टिस इज नॉट गिवन बट सोल्ड. देखो हम ना कभी कभी पढ़ते हैं बहुत ज्यादा ना, कभी कभी लॉयर्स पैसे खा लेते हैं. मतलब कि क्या होता है, फॉर इंस्टेंस 2 पार्टीज हैं तो ना दोनों लॉयर्स अपने हाथ जोड़ लिए, मतलब दे जस्ट शुक हैंड्स, एंड व्हाई डिड दे डू सो दैट वन पार्टी विंस, और दूसरा जो लॉयर होगा ना वो भी दूसरी पार्टी को फेवर करेगा, अपनी पार्टी को फेवर नहीं करेगा, अपोजिंग पार्टी के फेवर में कुछ कुछ इंस्टेंसेस देगा. और देखो फीस उसको उससे दूसरी अपनी पार्टी से मिल रही है और वो फेवर अपोजिंग पार्टी को मिल रहा है. क्यों? क्योंकि उसको और ज्यादा पैसे मिल रहे हैं वहां से. तो ये सब प्रैक्टिसेस ना बहुत ज्यादा होती है. तो इसमें ये कहा जाता है जो ज्यादा पैसे वाले लोग होते हैं ना वो केस अपने फेवर में ले जाते हैं, अपने फेवर में कर लेते हैं. मे बी जो बहुत पॉलिटिशियंस जिनका बहुत पैसा होता है इन पर्टिकुलर या कुछ भी, कहा जो ये भी चाहता है जो अभी सम जजेस आल्सो टेक मनी. अब इट्स नॉट क्लियर इफ इट्स ट्रू इफ इट्स नॉट ट्रू, कुछ कहा नहीं जाता, बट आई बिलीव जजेस के जो इंटेलेक्ट होता है ना उनकी एबिलिटी इतनी ज्यादा होती है दैट दे डोंट गेट इनटू सच ट्रैप्स. वो पैसों के ट्रैप्स में बिल्कुल नहीं फंसते. बट मे बी देयर आर इंस्टेंसेस, there is no any concrete instance as to say that so and so judge took money for that matter, but there may be some instances ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे judge takes favor of one person. Why? Because ऐसे कि उसको मनी मिल रहा है, मनी फेवर हो रहा है, या फिर आपको पता है ऐसे तो जज को रिमूव भी किया जा सकता है, मतलब उसके अगेंस्ट भी इंस्टीट्यूट हो सकती है प्रोसीडिंग्स कि जज को इम्पीच कर दिया जाता है. प्रोसीडिंग्स तो इंस्टीट्यूट नहीं होती है बट जजेस भी इम्पीच हो सकते हैं. और राइट, ऐसे कामों में नहीं पढ़ना चाहिए यार. जज बन के तो बहुत ज्यादा दिमाग आ जाता है, इतने ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होते हैं जजेस लोग. तो इफ यू हैव एवर मेट एनी ऑफ दीज. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय वे ऑफ ग्रांट्स. अब फंडिंग की बात कर रहे हैं. पैसा लाइक आई टोल्ड यू बहुत इंपॉर्टेंट है. पैसा है तो सब हम हैं, पैसा है तो सब है यार. ठीक है, फंडिंग की बात करते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट बाय वे ऑफ ग्रांट्स. ग्रांट्स क्या होते हैं? ग्रांट्स का मतलब होता है जो गवर्नमेंट पैसा देती है फॉर सम पर्टिकुलर पर्पस. ठीक है, उन्हें ग्रांट्स बोलते हैं, टू प्रोवाइड मनी फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस. इट प्रोवाइड्स फंडिंग टू सेंट्रल अथॉरिटी. सेंट्रल अथॉरिटी है नालसा, व्हिच इज नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी. ठीक है, फॉर प्रोवाइडिंग लीगल सर्विसेज के लिए पैसा मिलता है. सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट बाय वे ऑफ ग्रांट्स प्रोवाइड्स फंडिंग टू द स्टेट अथॉरिटी. जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल अथॉरिटी को देती है, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट अथॉरिटी को देती है, एंड स्टेट गवर्नमेंट ही डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को भी देती है. किस चीज के लिए? पर्पस क्या है कि तुम फ्री में लीगल सर्विसेज दो, लीगल एड दो लोगों को जिन जिन लोगों को रिक्वायर्ड है. टॉकिंग अबाउट द नेशनल लीगल एड फंड, बहुत इंपॉर्टेंट है. नेशनल लीगल एड फंड एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल अथॉरिटी. जब नेशनल है तो सेंट्रल अथॉरिटी करेगी. ठीक है, फंड कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करता है. हम लोग पिछले वीडियो में कंफ्यूज हो रहे थे ना, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल अथॉरिटी एक ही है? नो, आई गॉट दैट क्लियर पिछली वीडियो में भी. अभी भी क्लियर कर देते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग करती है, देती है सेंट्रल अथॉरिटी को. सेंट्रल अथॉरिटी कौन है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी. ऑलराइट, एक्ट कौन सा है? एक्ट बताओ. 1987 का है. अमेंडमेंट कौन से ईयर में हुई थी? 2002 में हुई थी. हमें तो सभी पता है. ठीक है, तो सेंट्रल अथॉरिटी इंक्लूड सम ऑफ मनी गिवन एज ग्रांट्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. देती है ये ग्रांट्स. Any grant or donation made to the central authority by any other person for legal services, amounts received by the central authority under the orders of any court. तो इसका मतलब क्या है? देखो दोबारा पढ़ते हैं इस लाइन को. इसमें ये लिखा हुआ है that नेशनल लीगल एड फंड एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल अथॉरिटी में क्या क्या मनी आता है? एक तो मनी देता है सेंट्रल गवर्नमेंट देती है. अगर कोई ग्रांट और डोनेशन रिसीव हुई है मेड टू द सेंट्रल अथॉरिटी, कोई इंसान कर सकता है. Any other person can make donations or grants
for the purpose of legal services. This all amounts to the National Legal Aid Fund. All right, by central authority under the orders of any court. ठीक है, but order of court उसमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है. And आगे बढ़ते हैं. National Legal Aid Fund shall be utilized towards the cost of legal services provided by SCLSC का full form है Supreme Court Legal Service Committee. Grants made to state authorities, other expenses of the central authority. तो 3 काम होते हैं नेशनल लीगल फंड के. सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमिटी को देता है, ठीक है, जब सेंटर की बात हो रही है. फिर एक देता है स्टेट अथॉरिटीज को. स्टेट अथॉरिटी को भी तो सेंट्रल अथॉरिटी से पैसा आता है, ठीक है. एक जो एक्सपेंसेस होते हैं सेंट्रल अथॉरिटी के. तो ये 3 काम हो गए नेशनल लीगल एड फंड के. ये बात क्लियर हुई. आगे बढ़ते हैं. टॉकिंग अबाउट स्टेट लीगल एड फंड. स्टेट लीगल एड फंड एस्टैब्लिश्ड बाय स्टेट अथॉरिटी. ये स्टेट अथॉरिटी एस्टैब्लिश करती है. इंक्लूड्स सम ऑफ मनी गिवन एज ग्रांट्स. सेंट्रल अथॉरिटी देती है ना इसको पैसा. एनी ग्रांट और डोनेशन मेड टू द स्टेट अथॉरिटी. कोई ग्रांट आ रही, डोनेशन आ रही किसी पर्सन से फॉर द पर्पस ऑफ लीगल सर्विसेज एंड अमाउंट्स टू द स्टेट अथॉरिटी. और ये सब होना चाहिए अंडर दी, जैसे हमने पढ़ा सेंट्रल अथॉरिटी के बारे में, सिमिलरली स्टेट अथॉरिटी है. बस फर्क ये है, स्टेट लीगल एड फंड हो गया, स्टेट अथॉरिटी है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट है. बट ये मनी कहां से आता है? मनी स्टेट गवर्नमेंट से नहीं आता है, मनी आता है सेंट्रल अथॉरिटी से. फिर या मनी कहां से भी आ सकता है, कोई पर्सन दे रहा है या कोई फॉर द पर्पस ऑफ लीगल सर्विसेज कोई पर्सन दे रहा है. और ये सब किसके अंडर होता है? दिस इज ऑल डन अंडर द कोर्ट ऑफ ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट. फिर स्टेट लीगल एड फंड शैल बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ फंक्शंस ऑफ. अब ये किन किन 3 कामों के लिए यूज होती है? स्टेट अथॉरिटी के नाम के लिए यूज होती है. कॉस्ट ऑफ HCL मतलब हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमिटी के लिए होती है, या एक्सपेंसेस होते हैं स्टेट अथॉरिटी. ठीक है, तो ये यही फंक्शन हो गई. फंक्शंस ऑफ स्टेट अथॉरिटी के लिए काम आती है, एक्सपेंसेस के लिए काम आती है स्टेट अथॉरिटी के, या हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमिटी के काम भी यही आता है, स्टेट लीगल एड फंड. टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रिक्ट लीगल एड फंड की बात कर रहे हैं लास्टली. आफ्टर दिस ये खत्म हो जाएगा चैप्टर हमारा. डिस्ट्रिक्ट लीगल एड फंड एस्टैब्लिश्ड बाय डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी इंक्लूड्स. ये सम ऑफ मनी कहां से आता है? स्टेट अथॉरिटी से आता है. स्टेट अथॉरिटी को कहां से आता है? सेंट्रल अथॉरिटी से आता है. लाइक आई टोल्ड यू, इट कीप्स डेलीगेटिंग. नीचे तक ऐसे कैस्केडिंग इफेक्ट है. जैसे जैसे वो गिरता है ना, वाटरफॉल होता है ना, सिमिलरली इसके साथ भी ऐसा ही है. सेंट्रल अथॉरिटी और स्टेट अथॉरिटी एंड डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के साथ. एनी ग्रांट और डोनेशन, अगर कोई ग्रांट हुआ है, डोनेशन दिया है किसी इंसान ने फॉर पर्पस ऑफ लीगल सर्विसेज. देखो वर्डिंग सबकी सेम है, याद कर लेना, अच्छा लगता है ऐसे लिखा हुआ. एंड अमाउंट्स रिसीव्ड बाय डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी अंडर द ऑर्डर्स. ऑर्डर होना चाहिए कोर्ट का. दिस शैल बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स द. फिर यही है कॉस्ट ऑफ फंक्शंस होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज का. फिर उस डिस्ट्रिक्ट के नीचे कौन है? तालुक लीगल सर्विसेज का एक्सपेंस भी कौन लेता है? डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी लेती है. इसकी जो कमिटी होती है. एंड अदर एक्सपेंसेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी. फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी. तालुक लीगल सर्विस कमिटी का भी एक्सपेंस ही करता है, फंडिंग यहीं से आती है. थर्डली ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज भी यहीं से आती है, डिस्ट्रिक्ट लीगल एड फंड से. ऑलराइट, विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ चैप्टर 6. चैप्टर 6 यहाँ खत्म हो गया है. लीगल सर्विसेज खत्म हो गया है. ठीक है, कोई डाउट है मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, उसका रिप्लाई करेंगे, डिस्कस करेंगे उसके बारे में फॉर श्योर. ऑलराइट, कोई कंफ्यूजन है आप बताओ मुझे. एंड लास्टली आई वांट टू टेल यू, यू मस्ट डाउनलोड आवर ऐप. हमारी ऐप डाउनलोड कर लो यार. यू मस्ट गो एंड चेक दिस ऐप. हमारी टेक टीम ने बनाई है. आई वांट टू टेल यू यार, ये बहुत मेहनत से बनाई गई है ऐप. एंड वी हैव वर्क, बहुत ज्यादा वर्क किया है इस ऐप के ऊपर. इट इज बिल्ड बाय आवर टेक टीम ओनली, लाइक आई टोल्ड यू. एंड यू कैन हैव दिस लिंक. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर चेक जरूर करो. सब नोट्स प्रोवाइडेड है हमारे ऐप पर. ये सब वीडियोस भी लाइंड अप है बहुत अच्छे से हमारे ऐप पर, आप जाकर जरूर चेक करो. ऑलराइट, फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. टेलीग्राम चैनल पे सब अपडेट्स आती है, अभी क्या अभी जाकर ज्वाइन जरूर कर लो. ठीक है, नए हो सब्सक्राइब जरूर करके जाना. एंड आई सी यू गाइस सुपर सून. इंटरनेशनल कंटेक्स्ट बस रह गया है चैप्टर, वो जल्दी से खत्म करके क्वेश्चंस करने वाले हैं. फिर वी गेट रेडी फॉर बोर्ड्स 2021. ये आई सी यू गाइस सुपर सून. टेक केयर टिल देन, बाय बाय.